अच्छा भाई, एक एक करके डिस्कस करते हैं चीजों को। मैंने ये कहा था कि जब भी आप किसी कंपनी को खरीदेंगे तो आप उसके एसेट की वैल्यूएशन करेंगे या नेट एसेट्स की? सर नेट एसेट्स की करेंगे, मेक सेंस। चलें जी। इसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि जब नेट एसेट्स की वैल्यूएशन करेंगे तो वो नेट एसेट्स आपको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे बुक वैल्यू। उसको आप किस पे लेके जाएंगे? फेयर वैल्यू पे। क्या पीपी को फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे? यस सर, डेफिनेटली लेके जाएंगे। अच्छा, फिर मैंने कहा था क्या ऐसा हो सकता है कि कोई लायबिलिटी सब्सिडी की बुक्स में जब तुम उसको एक्वायर करने लगे हो तो डिस्क्लोज हुई हुई हो? पॉसिबल है? अच्छा, डिस्क्लोज हुई का मतलब क्या है? हाँ जानी, डिस्क्लोज हुई का मतलब क्या है? हाँ, आप बताएं, आप बताएं। सिर्फ लिखी हुई है? अच्छा, वो लिखने का क्या मकसद है? क्यों लिखी हुई है, रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई? अच्छा, यानी आप सही कह रहे हैं कि जो उसके पे करने के चांसेस हैं उसके लॉयर ने उसको कहा है कि प्रोबेबल अनलाइकली है, हो सकता है हार जाए, हो सकता है हार जाए। तो मुझे एक बात बताओ, तो क्या मैं अपने शेयर होल्डर को नहीं बताऊं कि ये केस चल रहा है? तो इसलिए हमने रिकॉर्ड किया था या डिस्क्लोज किया हुआ था? डिस्क्लोज किया हुआ था। ये किसने डिस्क्लोज किया था? सब्सिडरी ने। अच्छा, फिर एक और आपको चीज का ख्याल रखना है कि जब मैं किसी कंपनी को एक्वायर करूंगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ भाई, जब मैं किसी कंपनी को एक्वायर करूंगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सामने वाली कंपनी की बुक्स में एक लायबिलिटी क्या हुई हुई हो, डिस्क्लोज हुई हुई हो। तो फिर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं कि जब आप किसी कंपनी को खरीद रहे हैं तो उसको एक्वायर करते वक्त उन लायबिलिटीज को मद्देनजर रखना जो उसकी बुक्स में डिस्क्लोज हुई हुई हो, तुम्हें क्या करनी होगी? वो रिकॉर्ड करनी होगी, अगर तुम्हें तुम्हारा लॉयर कहता है। पहले बताओ, ये बात क्लियर है? चलिए जी, स्क्रीन शेयर कर दूं, 1 मिनट। फिर हमने कल इस पे बहस की थी, हमने कहा था सब्सिडी के लॉयर को चेंज कर दो, इधर फेंक दो, उधर फेंक दो, हमने सब सीखा था। सही है जी, एक एक करके, पर उसको आज और भी स्ट्रीमलाइन करते हैं, बहुत सारे केसेस बना के लाए हूं तुम्हारे लिए। सुनना, मैंने ये कहा कि जब डे 1 पे मैंने उस लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया तो क्या मैंने सब्सिडी की वैल्यूएशन ऑफ नेट एसेट्स को रिड्यूस किया था या इंक्रीज किया था? रिड्यूस किया था। अच्छा, रिड्यूस किया था, वेरी गुड। आगे सुने, मैंने कहा था कि अगर मैं इस लायबिलिटी को अकाउंट फॉर ना करता तो मैं इस कंपनी की वैल्यू कितनी लगाता? 4,500। बिल्कुल सुकून से एक एक करके हमें देखना है, आज बहुत टाइम है हमारे पास, हमें एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। मैंने कहा भाई मैं कितनी वैल्यूएशन लगाता उसकी? मुझसे उसने पैसे मांगे भी कितने? 4,500। तो क्या इस केस में मैं क्या कोई गुडविल के पैसे देता? नहीं, क्योंकि मैं कहता जितनी आपकी वैल्यू बनती है मैं उतने हिसाब से पैसे दे रहा हूं। बट आपसे मैं ये पूछूं कि क्या उस कंपनी ने कोई टोपी ड्रामे किए हुए? यस, उसने टोपी ड्रामे ये किए हुए कि एक लायबिलिटी जो कि रिकॉर्ड होनी चाहिए थी मेरे लॉयर के हिसाब से, उसने क्या किया हुआ? उसको डिस्क्लोज किया हुआ है। तो भाई हमने ये कहा कि अगर रिकॉर्ड कर लेता तो उसके नेट एसेट्स की वैल्यू कम होती या ज्यादा होती? तो यहाँ पे हमने क्या किया? उसको कम किया। फिर मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, ये जो आपने लायबिलिटी रिकॉर्ड की है ये कंसोलिडेटेड बुक्स में की है या सेपरेट बुक्स में? इससे सब्सिडी की बुक्स का कोई चेंज नहीं हो रहा। पहले बताओ, ये बात क्लियर है लॉजिकली? चलिए जी आगे। मैंने कहा हमने इसके नेट एसेट्स की वैल्यू निकाल ली थी 3,700। हमने पे कितने किए? 4,500। तो बाकी किसके लिए पे किए हैं? मैं उसको ये बता रहा हूँ कि बेटा तेरे को मैं पे अभी भी 4,500 कर रहा हूँ, पर वो तेरी असल वैल्यू नहीं है। बाकी जो ऊपर दे रहा हूँ पैसे वो किसके हैं? गुडविल के हैं। तो मैं आपको एक डमी एंट्री बना के देता हूँ यहाँ पे, जो बनी होगी कौन सी डेट पे? एक्विजिशन डेट पे। साथ साथ बोलो कि कौन सी डेट पे? एक्विजिशन डेट पे। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ मैंने डे 1 पे इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया होगा, क्योंकि मैं अपने बुक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा सकता। ये एंट्री इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करने वाली मैंने कौन सी डेट पे बनाई होगी? डेट ऑफ एक्विजिशन पे। याद है मैंने आपको बताया था कि अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा सकते। चलिए जी, वेरी गुड। कासिम शुजा कह रहे हैं सर सब्सिडरी की बुक्स में अगर रिकॉर्ड नहीं है ये अकाउंटिंग एरर नहीं होगा। बेटा उसने सही किया हुआ है ना भाई, उसने कौन से आईएएस को फॉलो किया था? आईएएस 37 को। उसने गलत किया हुआ है या उसने अपने हिसाब से सही किया हुआ है? तो हम अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। मेक सेंस? ऐसा ही है। चले जी, इसके बाद हमने कहा हमने शेयर कैपिटल को भी एलिमिनेट किया था। कितना शेयर कैपिटल है इसका? 1,000 का। सर मैंने रिटेन अर्निंग को भी कटा दिया था, कितने से? 3,000 से। क्या कोई आपने प्लांट को रीवैल्यू किया था? कितने से? 500 से। प्लीज सुनिएगा यार,
ये आ गया। आपने कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड की थी? कितने की? 800 की। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपकी बैलेंसिंग फिगर गुडविल आ रही होगी यहाँ पे 800। चेक कर लो, एंट्री बैलेंस है, चेक कर लो एक बार। अच्छा मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम अगर कंसोलिडेशन कर रहे हो बच्चों, तो तुमने क्या ये लायबिलिटी रिकॉर्ड की है? मैं फिर पूछ रहा हूँ आखिरी बार, क्या ये लायबिलिटी तुमने रिकॉर्ड की है? कौन सी बुक्स में? ये गुडविल भी तुमने रिकॉर्ड की है? कौन सी बुक्स में? अच्छा ये प्लांट को रीवैल्यू किया है, किसने किया है? हमने। कौन सी बुक्स में? तो सर अब टेक्निकली तीन चीजें एडिशनली तुमने रिकॉर्ड की हैं, एक कंटीजेंट लायबिलिटी, एक प्लांट की रीवैल्यूएशन, तीसरा गुडविल। पहले बताओ ये बात समझ आई? क्लियर है? चलिए जी, ये हो गया था डे 1 पे, ये हो गया था डे 1 पे। आज एक बहुत अहम बात बताने वाला हूं, क्योंकि वो जितनी भी टेक्निकलिटीज पे जाएगा इंशाल्लाह तुम्हें वो आती होंगी, तो प्लीज एक एक चीज को फोकस होकर सुनना। इतनी सी भी कंफ्यूजन हो हाथ पे हाथ पूछना, कुछ जार्गन बता रहा हूं, सुनना इसके बाद। क्या मैं तुम्हें ये कह सकता हूं, इधर सुनना, कि टेक्निकली जब मैं केस हार जाऊंगा, टेक्निकली जब मैं केस, मेरी जेब से कैश जाएगा और मेरा एक्सपेंस होना चाहिए था सुकून से। बहुत बेसिक पे तुम्हारे लेवल पे आके समझा रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट नो उसने क्यों सीए फाइनल की चीज यहाँ चिपकाई है, बस समझना है तुम्हें, ये सुनना। मैंने ये कहा कि जब भी मुझ पे कोई पेनल्टी आएगी, तो एंट्री दिमाग क्या कहता है, क्या बननी चाहिए? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। यानी पेनल्टी एक्सपेंस डेबिट कैश। अगर तो मुझ पे कोई पेनल्टी लग गई, पहले बताओ ये बात क्लियर है? अगर पेनल्टी लगी तो मेरा एक्सपेंस होना चाहिए। अब यहाँ देखो, पहले जवाब दो, सब्सिडी ने एक्सपेंस बुक किया हुआ है या डिस्क्लोज किया हुआ है? दैट मींस कि दिस इज नॉट एक्सपेंस फॉर सब्सिडी। उसने उसको डिस्क्लोज किया हुआ, उसने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ। अच्छा, अगर मैं बीइंग अ पेरेंट एंटिटी रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो टेक्निकली मेरा एक्सपेंस होना चाहिए। किसका? पेरेंट का। वापस से, हाँ मैं कह रहा हूं, अगर टेक्निकली बीइंग अ पेरेंट एंटिटी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मेरा एक्सपेंस होना चाहिए ना। ऐसा ही है। अब सुने, इसमें होता क्या है, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि जब आप कंसोलिडेशन कर रहे होंगे डे 1 पे, आप अगर कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे ना, कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो टेक्निकली वो आपका एक्सपेंस नहीं होगा, वो आपके नेट एसेट्स को कम कर देगा। और टेक्निकली वो अल्टीमेटली आप उसके पैसे गुडविल के नाम पे दे रहे होंगे। समझे मेरी बात को? वापस से रिपीट करता हूँ, सुने। आइडियली अगर ये पेमेंट सब्सिडी करती, तो सब्सिडी क्या एंट्री बनाती है? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, या एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी। ये कौन बनाती? सब्सिडी। मैंने कहा क्या उसने बनाई है या उसने डिस्क्लोज की है? वेरी गुड यार, आप एक एक करके इसको कनेक्ट करना है। मैंने कहा फिर ये बिल्कुल सही कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, बीइंग अ पेरेंट एंटिटी, जब तुम कंसोलिडेशन करोगे, तो कंसोलिडेटेड बुक्स में जब डे 1 पे तुम इस लायबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे ना, तो इस लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने से एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होगा, नेट एसेट्स कम हो जाएंगे। तुम्हारे सामने नेट एसेट्स कितने से कम हुए थे? यही है। देखो जितने से मैंने लायबिलिटी बच्चों रिकॉर्ड किए ना, उतने से गुडविल आ गई। तो क्या मैं तुम्हें ये बात समझा सकता हूं, अभी इसमें कंफ्यूजन हो तो वापस पूछ लेना, क्या मैं तुम्हें ये बात समझा सकता हूं कि डे 1 पे कंटिंजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करना इज नॉट योर एक्सपेंस, बट अल्टीमेटली दिस विल क्रिएट अ गुडविल, दिस विल क्रिएट अ, यानी मैं ये कह सकता हूं एंट्री नॉर्मल जबान में बननी चाहिए एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, पर यहां बन रही है गुडविल डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। यानी टेक्निकली टेक्निकली मैं इसको ये कह रहा हूं कि भाई मैं तुझे, अच्छा देखो, क्या मैं वाकई केस हार गया हूं, या मैं सब्सिडी के शेयर होल्डर को पैसे ज्यादा दे रहा हूं? वापस से, क्या मैं केस हार गया हूं या मैं सब्सिडी के शेयर होल्डर को पैसे ज्यादा दे रहा हूं? अच्छा, जो पैसे ज्यादा दे रहा हूं उसका नाम क्या होता है? ये वही तो हो रहा है। वो भी तुम अगर इसको रीड करोगे ना अपने शेयर डेस्क पे जाके, आईएफआरएस को, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। पर वहां समझाने की बात ये बोलता है, एट डे 1 व्हेन यू रिकॉग्नाइज कंटिंजेंट लायबिलिटी, दिस विल क्रिएट एडिशनल गुडविल, दिस विल क्रिएट एडिशनल गुडविल। तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि जब भी डे 1 पे पेरेंट एंटिटी कंटिंजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेगा, तो क्या वो एक्सपेंस होगा या गुडविल में इजाफा होगा? क्या यहां से ये प्रूव होती है बात? पहले बताओ, सब क्लियर हो? एक एक बच्चा ऑनलाइन वाला जल्दी बता दो, जल्दी से, क्लियर हो? गुडविल डबल नहीं हो जाएगी, गुडविल उतने से इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा गुडविल के पैसे नहीं हो सकते थे? हो सकते थे। अच्छा, मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसिडरेशन कर दूं 5000 की,
मैं वापस सुनो, मैं कंसिडरेशन कितनी कर दूं 5000 की, गुडविल कितनी आती 1300 आती, पर 1300 में से जो 800 आती वो कंटीजेंट लायबिलिटी की वजह से आती। 1300 में से 800 किसकी आती? अच्छा, तो क्या मैं तुम्हें आज ये बात बताने में कामयाब हो गया कि भाई आइडियली कोई भी बंदे पे पेनल्टी आती है, नॉर्मल एंट्री बनती है एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, पर यहाँ पे एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है गुडविल डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। क्योंकि इसको यूं समझो कि मैं एक बंदे को उसकी औकात से ज्यादा पैसे इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उसने एक लायबिलिटी को रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ। अब उस लायबिलिटी की हिट किस पे आ रही है? हम पे आ रही है, तो वो मेरा एक्सपेंस तो नहीं है ना, क्योंकि अब तक मैंने पे नहीं किया, तो अल्टीमेटली मैंने उसको पैसे किस नाम पे ज्यादा दिए हैं, तो वही रिकॉर्ड हो रही है। पहले बताओ डे वन का इंपैक्ट समझ आया यार? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एमसीक्यूज में वो ये हरकत कर सकता है। तो इस बात को याद रखना, डे वन पे कंटीजेंट लायबिलिटीज रिकॉर्ड करना इज योर एक्सपेंस और इंक्रीज इन गुडविल, इंक्रीज इन गुडविल। भाई याद रहेगी बात? पक्की बात है? जानी पीछे क्लियर है? ओके, आगे जी। सर अगर केस हार जाए, मुनीब आगे तो जाने दे, अभी डे वन पे ही हूँ, फिर अभी तुम्हें माँ की कसम है सबको ये उसको लॉयर वॉयर चेंज नहीं कराना आज की क्लास में, सही है? अच्छा भाई, पहला दिन क्लियर है? प्लीज इस एंट्री को कॉपी करें और अपने पास से ये लिख ले जो मैंने बातें कही हैं कि डे वन पे कंटीजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने से जिमी भाई कह रहे हैं, अच्छा भाई जिमी भाई के नाम से आए आज। जिमी भाई कह रहे हैं सर दिस मींस जितनी कंटीजेंट लायबिलिटी होगी उतनी गुडविल इंक्रीज हो जाएगी। क्या सही कह रहे हैं भाई? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हम सिंपल जबान में लिखेंगे कंटीजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने से गुडविल में इजाफा हो जाता है। कंटीजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने से गुडविल में इजाफा हो जाता है क्योंकि आपके नेट एसेट्स कम हो जाते हैं। क्योंकि आपके नेट एसेट्स कम हो जाते हैं। यहां तक क्लियर है भाई? अच्छा जी, अब सुनिएगा आगे। अच्छा, हमने जो यहाँ कहानी खत्म की थी, मुझे रिपोर्टिंग डेट के बच्चों प्लीज नेट एसेट्स बताओ कितने आ रहे हैं माइनस करके। ये 7500 प्लस 450 माइनस 800, 7150, ऐसा ही है? अच्छा, आप प्लीज इधर देखिएगा, इन दोनों के डिफरेंस को मैं क्या कहता हूं? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। वो कितना आ रहा है? 3400। अच्छा, अब एक एक करके एनालाइज करो। इस कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया? दैट इज चेंज ऑफ योर रिटेन अर्निंग 3500। तो सर ये 3450 क्यों आ रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। वो कितने का है? 50 का। 11 यहाँ पे, ये 50 का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ये मैं आपको एनालिसिस के तरीके सिखा रहा हूँ कि क्या चला होगा। अच्छा, यानी आप एक बात समझें, प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा, बहुत फोकस के साथ एक चीज समझा रहा हूँ और बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं, क्योंकि देखो उसने अपने लेवल को ना बहुत इंक्रीज किया हुआ है, तभी मैं उस लेवल पे लेके जा रहा हूँ तुम्हें। सुनो, क्या मैं कह सकता हूँ डे वन पे कंटीजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करने से मेरा कोई एक्सपेंस नहीं था? क्या था फिर? यानी वो लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई है, उसके अगेंस्ट में गुडविल रिकॉर्ड हुई है, दैट्स इट। मेरा कोई एक्सपेंस कौन सी बुक के हिसाब से? वेरी गुड यार, कंसोलिडेटेड बुक के लिहाज से। यहां तक बात समझ आ गई? चलो जी, मैं रिपोर्टिंग पे आ गया। मैंने तुमसे पूछा अभी तक ये केस सेटल नहीं हुआ। अभी तक केस सेटल नहीं हुआ का मतलब तुम मानते हो कि सब्सिडरी ने कोई एक्सपेंस बुक नहीं किया, तो उसकी बुक्स में अभी भी ये लायबिलिटी मौजूद? मैं तुमसे पूछता हूँ क्या होनी चाहिए? क्योंकि तुम्हारा लॉयर कहता है कि होनी चाहिए। मैंने कहा चलो अगर होनी चाहिए बच्चों, तो मैंने भी 800 वहां पे चिपका दिया, हाँ या नहीं? कौन सी बुक के लिहाज से? आप देखें, मेरा जो 3450 आ रहा है ना, इसमें इस 800 का कोई 1 रुपए का भी एक्सपेंस नहीं आ रहा, क्योंकि तुम इम्पैक्ट कहाँ ले चुके हो? गुडविल में। ना तुम्हारा एक्सपेंस है, ना होना चाहिए।
पहले बताओ ये बात क्लियर है? यानी कंसोलिडेटेड बुक के लिहाज से तुमने पहले भी लायबिलिटी रिकॉर्ड की हुई थी और रिपोर्टिंग पे भी लायबिलिटी रिकॉर्ड की है, बट क्या एक्सपेंस बुक करके या एडिशनल गुडविल बुक करके? तो यानी मैं आपको ये बात समझ आ रही है यहाँ पे ऑन द फेस ऑफ इट कि आपका 3,500 का प्रॉफिट है और 50 का क्या है डेप्रिसिएशन, तो ये कितना आ गया 3450। पहले बताओ ये बात याद रहेगी? क्लियर है? पक्की बात है? तो सब देखें, एक बात समझ आई कि जब एक्विजिशन पे सब्सिडी ने कुछ भी नहीं किया हुआ होगा तो हम रिकॉर्ड करके गुडविल को टेक्निकली क्या करेंगे, इंक्रीज कर, वो खुद ब खुद हो जाएगी। लॉजिक दे रहा हूं, मैंने कहा रिपोर्टिंग डेट पे भी अगर सब्सिडी ने कुछ भी नहीं किया हुआ, दैट मींस कि सब्सिडी ने 1 रुपए का भी एक्सपेंस बुक, तो फिर कंसोलिडेटेड बुक्स में भी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि तुमने जो लायबिलिटी रिकॉर्ड की उसका इंपैक्ट कहां जा चुका है, गुडविल के अंदर। तो क्या यहाँ पे तुम्हें कोई एडिशनल एक्सपेंस बुक होता हुआ दिखता है या नहीं दिखता? तो फिर लायबिलिटी कैसे बुक हो रही है? यानी आपने टेक्निकली किया ये है गुडविल डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, वो डे 1 पे हो चुका है और उसी को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? पक्का? अब एक एक करके जब इसमें केसेस ऐड करूंगा ना, सारी चोरियां खुद ही क्लियर होंगी। सही है? दूसरे केस पे चलें, आ जाओ। मैंने इसलिए कहा था कि भाई सवाल नहीं करते हैं, पहले ये कर लेते हैं। कॉपी बाद में कीजिएगा, पहले समझिएगा सिर्फ इधर, बिल्कुल सिंपल तरीके से। मैंने देखो कंटिंजेंट लायबिलिटी सेटल्ड बाय सब्सिडरी टिल एंड एट द, यानी उसने 800 की बल्ली डिस्क्लोज की हुई थी, लायबिलिटी भी कितने की आई और किसने सेटल कर दी? सब्सिडरी ने। वो एक अलग एंटिटी है, ये तो मानते हो ना? आगे अच्छा, रेशम कह रही है कि सर क्या कंटीजेंट लायबिलिटी कंसोलिडेटेड एफएस में शो नहीं करेंगे? मैं तुमसे पूछता हूँ, पहले वाले केस में शो होगी नहीं होगी? होगी, तभी तो तुमने गुडविल में इंपैक्ट लिया था। रेशम ये तो गलती है। होगी तो फिर उसका एक्सपेंस तो बुक नहीं हुआ, आखिर में बता दो ढीढ़ बन के। सर वो गुडविल में हुआ है, गुडविल डेबिट हुई हुई है, लायबिलिटी क्रेडिट हुई हुई है, इसलिए हम रिपोर्टिंग पे भी लेके आ रहे हैं। मैंने कहा उसका कोई एक्सपेंस नहीं है, गुडविल तो बुक हुई है ना। क्लियर है रेशम? जल्दी बता दो। उसने नहीं किया हुआ तो हम करेंगे ना। पिछले वाले केस की बात कर रहा हूं, इधर दूसरा केस आप कंपेयर करते रहना पहले वाले केस से। शेयर कैपिटल कितना है? ये कितना था? 3,000। यही एडजस्टमेंट्स थी, सेम 3,700। ये कहानी हो गई है। मैंने ये कहा कि रिपोर्टिंग पे आते आते जो आपकी, प्लीज सुनिएगा, जो आपकी सब्सिडरी है उसने इस लायबिलिटी को सेटल कर दिया। पहले वाले केस में देखो आपकी रिटेन अर्निंग रिपोर्टिंग डेट की कितनी थी? कितनी थी? 6,500। अच्छा तो ये 5,700 कैसे हो गई? अब 800 का क्या बुक हुआ हुआ है? एक्सपेंस बुक हुआ हुआ है। किसने बुक किया है? तो मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, क्या तुम ये मानते हो कि सब्सिडरी ने, प्लीज समझना यार, ये वो शॉर्टकट सिखा रहा हूं जो तुम्हें एग्जाम में बहुत काम आएंगे, इधर सुनो। क्या मैं कह सकता हूं सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट बुक्स में एक एंट्री बनाई होगी, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से, जिसकी वजह से इसकी रिटेन अर्निंग 800 से कम आ रही है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। 6,500 थी पहले, अब कितनी हो गई? 5,700। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, इधर देखिएगा प्लीज, अब अगर मैं तुमसे पूछूं तो क्या इस कंपनी का प्रॉफिट 2,700 है? यस और नो? यस सर 2,700 है। क्लियर है भाई? यहां तक तो कोई पंगा नहीं है ना? पिछले वाले के मुकाबले से कम है, पहले 3,500 था, अब 2,700 है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 800 का एक्सपेंस। पहले क्यों नहीं था? पहले सेटल, इसमें सेटल हो चुका है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अगर वो सेपरेट लीगल एंटिटी है तो क्या उसने गलत किया हुआ है? तो क्या हमने गलत किया था? हम पेरेंट के हिसाब से सही कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से सही कर रहा है। आगे सुनिएगा, ये 450 क्या आ गया भाई? वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का बचा कुचा, ऐसा ही है। इस पे आपने एक्सपेंस कितना बुक किया? 50 का। बहुत सुकून से एक बात सीखना,
समझा रहा हूँ इधर, ये थोड़ी सी ट्रिकी है, ये आपको पिक करनी है। मैंने कहा रिपोर्टिंग पे जब लायबिलिटी सेटल हो चुकी है, रिपोर्टिंग पे जब लायबिलिटी सेटल हो चुकी है, तो एक बार पैसे जा चुके हैं ना, किसने दिए? पेरेंट ने, सब्सिडी ने दिए हैं, वो उसने अपने हिसाब से दिए हैं, सही है। मैं तुमसे पूछूं, क्या इस 5,700 में उसका एक्सपेंस ऑलरेडी मौजूद है? तुम्हें कुछ करने की नीड है या जीरो? मैंने सही किया हुआ है, मैंने सही किया हुआ है, ऐसा ही है। अच्छा अब आगे सुने, मैंने यहाँ पे टोटल बॉटम लाइन निकाल ली 7150, मैंने 800 को इग्नोर किया है। पहले मुझे इस बात का जवाब दे दो, मैंने 800 को इग्नोर क्यों किया? अच्छा सेटल हो चुका है, अगर तुम इंक्लूड करते तो कितनी बार हो जाता? भाई एक बार पे हो चुका ना, जान छोड़ो, तो पहले क्यों डाला था? पहले उसने डिस्क्लोज किया हुआ था, रिपोर्टिंग पे भी डिस्क्लोज किया हुआ था, तो हमने एक्विजिशन पे भी लिखा था, रिपोर्टिंग पे भी लिखा था। अब उसने एक्विजिशन पे डिस्क्लोज किया हुआ था और उसने रिपोर्टिंग पे रिकॉर्ड किया हुआ है, तो तुम्हें दूसरी बार रिकॉर्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ नहीं करना चाहिए, पक्की बात है, मेक सेंस। चलें जी आगे सुने, सुनिएगा इधर, मैंने किया ये 3,700 में से 7150 माइनस किया, तो मेरी इनकम कितनी आ रही है? 3450। मैं आपको बता रहा हूँ गेम क्या हुई है, जरा समझना, इसको पिक करने की कोशिश करना, ये फिर बता रहा हूँ ऊपर की बात है, सुनो इधर खाली। अगर मैं तुमसे पूछूं पेरेंट के हिसाब से, पेरेंट एंटिटी के हिसाब से 800 चले जाए गम नहीं है, क्योंकि लायबिलिटी पेरेंट ने कंसोलिडेटेड बुक्स में ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है। कौन से दिन पे? डे 1 पे। हम तो अभी डमी एंट्री सीख रहे हैं भाई, अभी तो उसको अप्लाई करेंगे। अभी तो मैं तुम्हें अलग करके सिखा रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट्स में से एक एक चंक बता रहा हूँ क्या क्या हो रहा है, ताकि बैक एंड पे दिमाग चले। तभी तो कंसोल मुश्किल समझा जाता, हम कहते हैं सही करके आए, तो भाई उसकी लॉजिक्स तो ले लो पहले कि सही कैसे करोगे तुम। इधर सुनो, क्या मैं कह सकता हूँ कि हमने कंसोलिडेटेड बुक्स में ये एंट्री बनाई थी, गुडविल डेबिट। बच्चों की कौन सी बुक्स में बनाई है? गलत नहीं कह रहा मैं, तुम्हें प्रूफ किया था ऊपर, ये बनाई थी। अच्छा ये बनाई थी, ये बहुत सारी एंट्रीज थी, बहुत सारी थी जिसमें इम्पैक्ट किया था एक, ऐसा है? चलें जी आगे सुने, मैं कह रहा हूं अगर ये लायबिलिटी सेटल होती, प्लीज समझना यार, पेरेंट के हिसाब से सोचना है। सोचना किसके हिसाब से? क्योंकि कंसोलिडेशन कौन करता है? पेरेंट एंटिटी। अब एक एक करके बिल्कुल तुम्हारे लेवल पे आके मुझे बताओ, अगर पेरेंट एंटिटी लायबिलिटी सेटल करे भी, तो पेरेंट के हिसाब से बच्चों एंट्री क्या बननी चाहिए? लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। कितने से? यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि पेरेंट एंटिटी का 1 रुपए का भी एक्सपेंस नहीं होना चाहिए? पेरेंट एंटिटी का 1 रुपए का भी एक्सपेंस, मुझे इसका रीजन तो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पेरेंट ने इसको एक्सपेंस नहीं माना, पेरेंट ने इसको गुडविल के नाम के पैसे माने। पेरेंट ने इसको किस नाम के पैसे माने? ये रे, पेरेंट अगर अपने हिसाब से एंट्री बनाए तो लायबिलिटी पे नहीं करेगा क्या? भाई डेफिनेटली करेगा। तो उसके हिसाब से एंट्री क्या बननी चाहिए? लायबिलिटी डेबिट। क्योंकि मैं अगर तुम्हें बात बताऊं, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सुनो, तुम पेरेंट बन के सोचो, क्या मैं ये कह सकता हूँ एक बिजनेसमैन जब दूसरे बिजनेस को खरीद रहा है, तो वो ये कह रहा है ये 800 मेरे लिए वो केस वाली पेनल्टी नहीं है, इस बंदे को पैसे ज्यादा दे रहा हूं मैं। किस नाम के? अब कोई बल्ली आ भी गई तो मैं उसके पैसे ऑलरेडी दे चुका हूं। पेरेंट एंटिटी उस पे उसके पैसे ऑलरेडी किस नाम पे दे चुका है? पर सब्सिडी ने इसके क्या बुक किया हुआ है? एक्सपेंस बुक किया हुआ है, जो कि कंसोलिडेटेड बुक के लिहाज से एक्सपेंस होना नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं ये परफॉर्मा में हुआ क्या है, जो मैंने ये शॉर्टकट बनाया, सुनो इधर। टेक्निकली आप जीरो में से -800 माइनस करें तो ये पॉजिटिव आ गया, ऐसा है? टेक्निकली पता है यहाँ पे हुआ क्या, ये खुद ब खुद हो जाएगा। टेक्निकली हुआ है यहाँ पे ये कि पेरेंट एंटिटी ने कंसोलिडेटेड बुक्स में, पेरेंट एंटिटी ने कौन सी बुक्स में एंट्री बनाई है? लायबिलिटी डेबिट और गेन क्रेडिट। कितने से? टेक्निकली इस एक्सपेंस को इसने सेट ऑफ किया है, टेक्निकली इस एक्सपेंस ने इसको क्या किया है? सेट ऑफ किया है। सर कोई मसला नहीं है, मुझे पता है ये बाउंसर गई है, आओ एक एक करके तुम्हारे लेवल पे लेके आते हैं। मुझे बताओ पहले से कंपेयर करते हैं, आ जाओ इधर। पहले तुम्हारा गेन कितना था? 3 4
50, बिल्कुल सुकून से सुनिएगा। पहले गेन कितना था बच्चों बताओ? 34। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ वापस से, पहले जब 3450 का गेन था बच्चों, तो मुझे बताओ एक्सपेंस क्यों नहीं था? वेरी गुड। पहले एक बात पे मुत्तफिक हो जाओ कि वो किस नाम पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है? लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई हुई है नहीं हुई हुई? किसने रिकॉर्ड की है? कौन सी बुक्स में? किस नाम पे? गुडविल के नाम पे। मैंने कहा रिपोर्टिंग पे भी जब मैंने लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया तो उसका इंपैक्ट अभी भी गुडविल में ही है, एक्सपेंस में नहीं है। अच्छा, सब्सिडी ने इसका एक्सपेंस भी बुक नहीं किया। पहले बताओ ये बात क्लियर है? आगे सुनो, मैंने कहा दूसरे केस पे आते हैं। आ जाए दूसरे केस पे। सुनो दूसरे केस में क्या हुआ। दूसरे केस में क्या सब्सिडी एक्सपेंस बुक कर चुकी है? पक्की बात है। अच्छा, मैंने आपको पहली लॉजिक दी, जब सब्सिडी एक्सपेंस बुक कर चुकी है तो आपको बैलेंस शीट में कोई लायबिलिटी नहीं दिखानी, क्योंकि वो सेटल हो चुकी है, क्योंकि वो सेटल हो चुकी है। अच्छा, यानी हम ये कंक्लूड कर रहे हैं पहले वाले में मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी आएगी, दूसरे वाले में मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी, क्योंकि वो सेटल हो चुकी है। चलो भाई, यहां तक तो बात समझ आ गई, वो सेटल हो चुकी है। मैंने कहा अब इसको कनेक्ट करते हैं कैसे। सब्सिडी ने बच्चों एंट्री क्या बनाई है? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, साथ साथ एक्सपेंस डेबिट। पर मैं बताऊं कंसोलिडेटेड बुक के लिहाज से कैश तो जाना चाहिए, पर एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम ऑलरेडी उसको गुडविल के नाम पे रिकॉर्ड कर चुके हो। तो अब इसको अगर नलिफाई करना है तो तुम्हारी कंसोलिडेटेड बुक्स में, प्लीज सुनो, एक लायबिलिटी जो ऑलरेडी सेटल हो चुकी है, अब अपने पेरेंट एंटिटी के हिसाब से सोचो, क्या वो लायबिलिटी रहनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए? सेटल किसने की है? अच्छा, आपने लायबिलिटी को कर दिया डेबिट, कितने से? 800 से। सर लायबिलिटी सेटल हो चुकी है, डेबिट क्या कर रहे हो? भाई हम कंसोलिडेटेड बुक्स में डेबिट कर रहे हैं। अच्छा, क्रेडिट क्या करूं? कैश या कैश ऑलरेडी जा चुका है? तो फिर क्या क्रेडिट करूं? इनकम। इनकम को इसलिए क्रेडिट करूंगा क्योंकि पेरेंट एंटिटी के हिसाब से ये एक्सपेंस बनता ही नहीं था, क्योंकि पेरेंट एंटिटी ने इस 800 का इंपैक्ट कहां लिया हुआ है? गुडविल में। तो जब मैं यहाँ पे, मैंने तो ये परफॉर्मा बनाया ना शॉर्टकट, जब मैंने यहाँ पे 0 रखा ना, तो टेक्निकली ये खुद ब खुद इनकम में कन्वर्ट हो गया, और अल्टीमेटली इसकी एंट्री तुम्हें एग्जाम में बनानी नहीं है, खुद ब खुद बन जाएगी। तो टेक्निकली क्या मैं कह सकता हूँ, 3450 में, प्लीज समझना, 2700 में से ये 50 माइनस करो, क्या आ गया? 26। आइडियली क्या मैं कह सकता हूं 2700 जो सब्सिडी ने ओरिजिनली कमाए, जिसमें से 50 रुपए का क्या इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। मैंने कहा आइडियली मैं अपने गुल्लक में जमा करने वाला था, फिर मुझे याद आया कि उस सब्सिडी ने एक एडिशनल एक्सपेंस बुक किया हुआ है, कितने का? 800 का, जो कि मेरे हिसाब से एक्सपेंस, मेरे हिसाब से वो किसके पैसे थे? गुडविल के। तो क्या मैं उसको एक्सपेंस रहने दूं या रिवर्स कर दूं? तो टेक्निकली क्या कंसोलिडेटेड बुक्स में मैं एक एंट्री बनाऊंगा, लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट। क्यों? क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी, देखो तुम खुद सोचो यार, तुमने डे 1 पे एंट्री क्या बनाई थी? गुडविल डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। क्या तुम इस 800 को ऑलरेडी गुडविल में पास कर चुके हो? तो क्या तुम्हारे लिए पेरेंट के हिसाब से ये गुडविल के पैसे हैं या एक्सपेंस के पैसे हैं? उसने किसके लिए रिकॉर्ड किए? मैं एक्सपेंस के। तो हमने सिंपल एक काम करना है भाई, लायबिलिटी पे हो गई, मानते हैं, पर पेरेंट की अपनी एंटिटी भी अपनी है, सब्सिडरी भी अपनी है, तो मैं इसको एज अ सिंगल एंटिटी देखूं, तो मेरे हिसाब से क्या मेरी बैलेंस शीट में अब कोई लायबिलिटी रहनी चाहिए? वो सेटल हो गई। अच्छा, सेटल हो गई, कैश जा चुका है, तो अब मैं लायबिलिटी को रखूं कंसोलिडेटेड बुक्स में या कटा दूं? मैंने देखो 0 रख दी, रखी 0 नहीं रखी? अच्छा, लायबिलिटी हो गई समझो डेबिट, 0 रखने का मतलब कि लायबिलिटी क्या हो गई? डेबिट। फिर लायबिलिटी डेबिट करके कैश क्रेडिट करूंगा, कैश ऑलरेडी जा चुका है, किसने दिया है कैश? सब्सिडी ने। तो भाई जब कैश ऑलरेडी जा चुका है तो मैं क्या क्रेडिट करूं? गेन। गेन क्यों कर रहा हूं भाई? क्योंकि उसने एक्सपेंस बुक किया हुआ, तो टेक्निकली ये गेन उस एक्सपेंस को क्या कर देगा? रिवर्स कर देगा। पहले बताओ ये बात क्लियर है? मेरे लिए 2 मिनट का काम था, मैं बोलता हूँ यहाँ 0 रखना क्योंकि सेटल हो चुकी है। पर क्या पूरी गेम समझ आई? टेक्निकली यहाँ 0 रखने से 2 काम होंगे। पहला काम लिखो, यहाँ पे 0 रखने से 2 काम होंगे। पहला तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? 0, लायबिलिटी रिवर्स हो जाएगी। लिखो अपने पास, रिपोर्टिंग डेट पे 0 रखने से आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। यहां पे 0 रखने से आपकी लायबिलिटी रिवर्स हो जाएगी, एंड जो सब्सिडी ने
एंड जो सब्सिडरी ने एक्सपेंस बुक किया है वो भी क्या हो जाएगा भाई, रिवर्स हो जाएगा। रीजन बताओ, रीजन क्यों रिवर्स होगा? रीजन रिवर्स क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उसका इम्पैक्ट हम ऑलरेडी गुडविल में ले चुके हैं। क्लियर है? ऋषम वर्कबुक में स्पेस है, वो पेज नंबर 252 था ना, एक ही? अच्छा वो एक ही है, तो फिर वो एक खाली पेज था ना, क्वेश्चन नंबर 6 डुप्लीकेट, वहां पे लिख देना। अच्छा जी, अब आसानी के लिए समझो मेरी बात, मैं तुमसे केसेस डिस्कस करूंगा, जिससे पूछूंगा वो मुझे जवाब देगा, तो जरा फोकस करिएगा इधर। अली, मैंने पहली चीज पूछी तुमसे, सही है? रेडी हो जाओ बताने के लिए। मैंने कहा कि अगर मैं किसी कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं, अच्छा आप सुनो, उजैर अहमद कह रहे हैं गेन की जगह गुडविल क्यों नहीं? देखो लॉजिकली सोचो, सवाल अच्छा है, अप्रिशिएटेड। सुनो इधर, बोला सर गेन की जगह आपने गुडविल क्यों नहीं की? सुनो मेरी बात, तुमने पैसे जो 800 रुपीज ज्यादा दिए थे सब्सिडरी के शेयर होल्डर को दिए थे या जिसने केस किया है? लॉजिकली बताओ मुझे, सोच के फिर से। मैंने कहा तुम बिजनेसमैन बन के सोचो, तुम एक कंपनी एक्वायर कर रहे हो, उस कंपनी की वैल्यू थी 4500 की, तुमने उसकी वैल्यू 800 से कम लगाई थी, क्यों? उस कंटिंजेंट लायबिलिटी की वजह से। पर क्या वो कंटिंजेंट लायबिलिटी का केस सब्सिडी ने तुम पे किया हुआ है, थर्ड पार्टी ने? अच्छा, तो टेक्निकली जो शेयर होल्डर है सब्सिडरी का, तुमने पैसे उसको 800 ज्यादा दिए जेब से, किस नाम पे? ये पैसे किसको गए? उस केस करने वाले पे गए या शेयर होल्डर को गए? अब वो शेयर होल्डर नहीं रहा, तुम शेयर होल्डर बन गए, ठीक है, तुमने उसको पैसे देके कटा दिया। ये पैसे जो 800 थे वो तो उसकी गुडविल के थे ना, है या नहीं है? अब जो केस फाइल हुआ है मुझ पे, वो उस गुडविल वाले बंदे ने किया है, थर्ड पार्टी ने किया है? तो मैं गुडविल रिवर्स करूं या एक्सपेंस रिवर्स करूं? क्योंकि मैं कहूंगा मेरे लिए तो पैसे पहले भी गुडविल के थे, अब भी किसके हैं? गुडविल के हैं, तो ये एक्सपेंस रिकॉर्ड होना नहीं चाहिए था, इसलिए ये रिवर्स हो रहा है। भाई क्लियर है उजैर? ये पार्टी अलग है ना। अच्छा जी अली, बैक टू द पॉइंट, मुझे एक बात बताओ, मैं किसी कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं, उसकी बुक्स में कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज हुई हुई है, मेरा लॉयर कहता है कि भाई तुम ये केस जीत जाओगे, क्या करूं? रिकॉर्ड नहीं करेंगे? पेरेंट एंटिटी रिकॉर्ड नहीं करेगा? भाई ये सही कह रहा है, क्यों? भाई हम भी केस जीत जाएंगे, वो भी ये कह रहा है, तो कोई फड्डा नहीं है। वेरी गुड यार, जाग रहा है फुल वीआईपी। आगे दूसरा सवाल, सब्सिडरी की बुक्स में कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज हुई हुई है, मेरा लॉयर कहता है कि भाई हो सकता है ये बल्ली तुम पे आ जाए, रिकॉर्ड करें? अच्छा अली, नेट एसेट्स को रिड्यूस करें या इंक्रीज करें? रिड्यूस करें। अच्छा, लायबिलिटी रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है अली? एक्सपेंस रिकॉर्ड करना या गुडविल रिकॉर्ड करना? गुडविल रिकॉर्ड करना। अच्छा, टेक्निकल लॉजिकल बात है ना कि नेट एसेट जितने कम होंगे उतनी गुडविल ज्यादा होगी, तो टेक्निकली हम यहाँ पे ये कहते हैं गुडविल के पैसे ज्यादा दे रहे हैं। चलो भाई, ये तो हो गई एक्विजिशन डेट की कहानी, अब सब अटेंटिव रहना। मैं आ गया रिपोर्टिंग डेट पे। रिपोर्टिंग डेट पे सब्सिडरी ने अभी भी केस को सेटल नहीं किया, डिसीजन नहीं आया कोर्ट का, अभी भी उसकी बुक्स में डिस्क्लोज हुआ हुआ है। हाँ जी, हम रिकॉर्ड करेंगे रिपोर्टिंग डेट पे वापस से उसी अमाउंट से। अच्छा क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग डेट पे अभी भी वो रिकॉर्ड। अच्छा, अब मैं तुमसे एक और बात पूछता हूँ, जब रिपोर्टिंग डेट पे बच्चों तुम रिकॉर्ड करोगे तो क्या एक्सपेंस बुक होगा या कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ लायबिलिटी आ जाएगी? तो उसका एक्सपेंस कहाँ गया या गुडविल में रिकॉर्ड हुआ हुआ है? बस ये बात समझ आ रही है? कंसोलिडेटेड बुक के हिसाब से जो तुमने डे 1 पे किया था वही कैरी फॉरवर्ड चलता रहेगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक ये केस सेटल। यहां तक क्लियर हो? पक्की बात है? यानी देखें, एक्विजिशन पे जो काम किया था वही किस पे कर लेना, रिपोर्टिंग पे, और एक्सपेंस बुक करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि तुमने उस 800 का इंपैक्ट कहां पार्क किया हुआ है? वापस से कहां पार्क किया हुआ है? गुडविल में। ये बात याद रहेगी? क्लियर है? ओके जी। समन कह रही है सर गेन की जगह गुडविल क्रेडिट क्यों नहीं की? अभी तो बताया समन, वापस बताता हूं। चलो वापस आते हैं ना, अभी इस केस पे आ गए। चलो भाई दूसरा केस, सेकंड केस। मैंने कहा फिर एक कंपनी पे केस फाइल हुआ हुआ है, हमने इसको एक्वायर किया, उसने डिस्क्लोज किया हुआ है, हमने इसको क्या किया? रिकॉर्ड किया। फिर आखिर बार पूछता हूँ, ढीठ बन के रिकॉर्ड करके तुमने एक्सपेंस बुक किया या गुडविल इंक्रीज की? गुडविल इंक्रीज की। मैं आ गया रिपोर्टिंग डेट पे। रिपोर्टिंग डेट पे बच्चों सब्सिडरी ने उसकी पेमेंट कर दी है। पेमेंट करने का मतलब समझते हो? उसने एक्सपेंस रिकॉर्ड करके पैसे निकाल दिए हैं। बात क्लियर है?
अब पेरेंट बन के सोचो, पेरेंट एंटिटी, तुमने डे 1 पे गुडविल डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट की हुई थी। अब अपने आप से दूसरा सवाल पूछो, क्या ये लायबिलिटी रही या सेटल हो गई? किसने की? तो दैट मींस कि देयर शुड बी नो लायबिलिटी एट रिपोर्टिंग डेट इवन इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड एफएस में भी 1 रुपए की भी लायबिलिटी, मैं रिपोर्टिंग डेट पे क्या रखूं? 0। मैंने रख दिया क्या? 0। अब इस 0 की इंप्लीकेशंस बताता हूं। इस 0 की इंप्लीकेशन ये है कि आपने अपनी लायबिलिटी को क्या किया है? डेबिट कर दिया है। लायबिलिटी को क्या किया है? डेबिट कर दिया है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं, अपने आप से एक सवाल पूछो, वो जो एक्सपेंस सब्सिडी ने बुक किया है वो भी तो तुम्हारी ही एंटिटी है, तुम उसका प्रॉफिट अपने पास लेके आते हो? यस और नो? ग्रुप रिजर्व में भेजते हो? तुम बोलते हो मेरे कमाए हुए पैसे और उससे कमाए हुए पैसे, ऐसा ही है? तो अगर तुम ये 2650 यानी 2700, समन सुनना, अब ये 2700 माइनस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन तुम अपने गुल्लक में लेके जाते, तो तुम अपने साथ एक नाइंसाफी करते, तुम ये मान लेते कि वो 800 का एक्सपेंस है, जबकि वो 800 का तुम्हारे लिए एक्सपेंस, वो किसके पैसे थे? गुडविल के पैसे थे। तो तुमने जो लायबिलिटी रिकॉर्ड की हुई थी, जो सेटल हो चुकी है, तुमने उसको टेक्निकली रिवर्स करके क्या बुक की है? इनकम। और तुमने वो रखी हुई इसलिए थी कि कल को जब ये सेटल होगा तो मुझे पता था वो पैसे किसके लिए दिए गए थे, गुडविल के, ना कि एक्सपेंस के। तो टेक्निकली जब भी वो सेटल होगी तो वो लायबिलिटी रिवर्स होगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इनकम में। तो यहाँ पे टेक्निकली वो 800 इनकम में खुद ब खुद कन्वर्ट होगी। नीचे आंसर कितना आ रहा है? 34, साथ साथ देखो कितना आ रहा है? 3450। तो क्या इस केस में तुम खुद सोचो, पेरेंट एंटिटी को कोई इस केस के हिसाब से कोई एक्सपेंस का नुकसान हुआ, या से गुडविल के नाम पे गए थे? ये वही केस है। समन अब क्लियर है? जल्दी बता दो, जल्दी से। और तुम सब बच्चों की बात क्लियर है? देखो इसमें एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। मैं फिर से तुमसे ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ, भाई सबको क्लियर है ना ये बात? पक्का? अबे जिंदा लाशों, हाँ या नहीं? यस सर, ओके। रीशम कह रही है सर मतलब ये खुद ब खुद, अच्छा देखो अब ये खुद ब खुद की तो ये कि पढ़ा पढ़ा के एक्सपीरियंस से आया है, ये फॉर्मेट बनाने का मकसद यही है, यहाँ पे खुद ब खुद हो जाता है ये। तो नीचे जब डिफरेंस लोगे तो खुद ब खुद वो 800 भी इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कोई जादू नहीं है, मैथ्स है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, सही है? पर उस माइनस माइनस प्लस की भी लॉजिक होनी चाहिए कि बैकएंड पे चल क्या रहा है। क्लियर है? चलिए जी। सर ऐसे नहीं कर सकते कि गुडविल डेबिट करके एक्सपेंस को क्रेडिट कर दें, इस तरह भी तो रिवर्सल हो जाएगा। तो अतु का पूरे पेपर में मैं यही सवाल करता रहूंगा क्या? भाई डे 1 पे तुम्हें पता था कि ये लायबिलिटी सेटल होगी भी या नहीं होगी? तो डे 1 पे गुडविल तो डेबिट हुई भी है ना, उसको क्यों छेड़ूंगा मैं? क्लियर है? अच्छा भाई मैं कसम खा के कहता हूँ, पेपर में एंट्रीज नहीं बनानी होती हैं, तुम्हारी लॉजिक्स के लिए हैं, ताकि रटा न लगे किसी चीज का। पर देखो ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ आया? अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ आखिरी बात, अगर ये 800 रिवर्स नहीं होता तो इस एक्सपेंस की हिट किसको मिलती? पेरेंट को। भाई जल्दी बताओ, अगर ये एक्सपेंस को ये रिवर्स नहीं करूं मैं, इस एक्सपेंस की हिट किसको मिलती? पर मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर एक्सपेंस की हिट पेरेंट लेता तो पेरेंट सबसे बड़ा बेवकूफ है। वो बोलेगा एक तो गुडविल के भी पैसे पे किए, ऊपर से एक्सपेंस भी लो, तो भाई एक जगह रह लो ना। वो असल में पेरेंट के किस नाम पे गए थे पैसे? गुडविल के। तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होना, तो टेक्निकली लायबिलिटी रखी हुई इसलिए होती है कि जब वाकई में एक्सपेंस होगा तो रिवर्स करके क्या बुक हो जाएगी? इनकम। कौन सी बुक्स में? कौन सी बुक्स में जानी? कंसोलिडेटेड बुक्स में। बात क्लियर है? पक्का? चलिए जी, इसमें तो कॉपी नहीं करना, दूसरे केस पे चलें। अब तुम आगे इंशाल्लाह खुद बताओगे तो जरा अवेयर रहना। इधर जी, केस 3। सोच लें पहले इसमें क्या हुआ होगा। सही है? वो सारी पॉसिबिलिटीज हैं तुम्हारे दिमाग में आ सकती है ना, सब केसेस बना दिए मैंने। इधर सुनो, कंटिंजेंट लायबिलिटी जो सब्सिडरी ने अपने पास डिस्क्लोज की हुई थी, वो 800 की जगह 1200 में सेटल हुई है। अच्छा अब 2 मिनट का टाइम लें, सोचें कि कंसोलिडेटेड बुक्स में कितने का एक्सपेंस मैक्सिमम आएगा। सोच लो एक बार। मैं फिर पूछ रहा हूँ, सोचो अपने आप से, पूछो, ये दिमाग चलाओ अपना, रट्टू तो नहीं बनना। मैं कह रहा हूँ वेरी गुड यार, ये लोग बताने लग गए हैं बच्चे। कंसोलिडेटेड बुक्स में पेरेंट एंटिटी के पास मैक्सिमम कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा? पवन कह रहा है 800 का। कुछ भी नहीं होना चाहिए। रोहान कह रहे हैं 400। अच्छा अतुबा कह रही है गुडविल एक्सपेंस होगा ही नहीं।
हाँ जी 400। भाई कितने बोल रहे हैं 400? अच्छा कितने कह रहे हैं एक्सपेंस होगा ही नहीं? यार ये तो सीखने की बात है, कोई शर्म वाली बात नहीं है। एक्सपेंस नहीं होगा। कितने कह रहे हैं? 800। मैं कह रहा हूँ 400। अच्छा एक दिमाग लगाते ना, फिर इसको यहाँ पे प्रूफ भी करेंगे। तुमने डे 1 पे गुडविल के नाम पे कितने रिकॉर्ड की होगी लायबिलिटी? 800 की, ऐसा ही है। गुडविल डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। अब मैक्सिमम दैट यू हैव पेड फॉर गुडविल दैट इज 800। इसके ऊपर जितनी भी बल्ली है वो तुम्हें एक्सेप्ट करनी है। नहीं ये बात समझ भाई, इसके ऊपर जितनी भी तुम्हारी बल्ली है, ऑब्लिगेशन है, वो तो तुम्हें एक्सेप्ट करनी ही करनी है, क्योंकि वो तुमने गुडविल के नाम पे नहीं किए थे। तो मुझे एक बात बताओ, इधर यहां तक की तो कहानी सेम है, 3700 तक की, ऐसा ही है। अब मैंने तुमसे पूछा अगर कोई एक्सपेंस नहीं होता तो इस सब्सिडरी का रिटेन अर्निंग 6500 था, यस और नो? यस। अच्छा तो मुझे बताओ ये 5300 कैसे आ गया? 1200 के एक्सपेंस के बाद। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सब्सिडरी ने एक एंट्री बनाई हुई है, प्लीज सुनिएगा, एक्सपेंस डेबिट और कैश कितने से? वेरी गुड यार। अब सुनो आगे, 1200 की एंट्री बनाई हुई है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम बना रहे हो कंसोलिडेटेड एफएस, क्या इस रिटेन अर्निंग के अंदर ऑलरेडी सब्सिडरी एक्सपेंस बुक कर चुका है? क्योंकि वो अपने फाइनेंशियल अपने हिसाब से खुद बनाता है। हम यहाँ पे रखेंगे तो कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। दैट मीन्स कि अब जब ये लायबिलिटी सेटल हो चुकी है बच्चों, तो कंसोलिडेटेड बुक्स में 1 रुपए का भी एक्सपेंस आना, लायबिलिटी आनी नहीं चाहिए। वापस से, कंसोलिडेटेड बुक्स में 1 रुपए की भी लायबिलिटी, मैंने लायबिलिटी क्या कर दी? 0। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, जब पेरेंट एंटिटी लायबिलिटी को रिवर्स करेगा तो वो मैक्सिमम कितनी इनकम बुक कर सकता है? तो 1200 में से 800 की अगर इनकम बुक होगी तो एडिशनल एक्सपेंस कितना? 400 का। तो मैक्सिमम उसको हिट कितने की मिल रही है? 400 की। क्योंकि अब वो ये कह रहा है कि 800 का मैंने गुडविल के नाम पे पे किए थे, वो मेरा एक्सपेंस नहीं है। हाँ ऊपर जो गया है वो एस्टिमेट का चेंज है, और आपने आईएएस 8 में बखूबी पढ़ा होगा, एस्टिमेट का चेंज रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जाता, प्रोस्पेक्टिव जाता है। तो मैं पीछे वाली चीजों को सही नहीं करूंगा, मैं एक्सपेंस को तस्लीम कर लूंगा, मैं गुडविल को नहीं छेड़ूंगा। अब इधर देखें, यहाँ पे 3050 आ रहा है, ऐसा है? अच्छा पहले कितना था? 3450। सर 3450 3050 का डिफरेंस देखें, 400 का। यानी मेरा जो पेरेंट एंटिटी का कमाया हुआ प्रॉफिट है वो कितने से कम हो गया है? तो टेक्निकली क्या ये मानते हो सब के पेरेंट एंटिटी ने एडिशनल एक्सपेंस कितने का तस्लीम किया है? 400 का। उसकी पेमेंट दिखाई है, पेमेंट हो चुकी है। अच्छा लायबिलिटी आएगी नहीं आएगी? क्योंकि वो सेटल हो चुकी है। सर ये इतना आसान है ना, अगर मैं तुम्हें सिर्फ ये बोलूं लायबिलिटी सेटल हो जाए तो 0 रखना, बाकी काम खुद हो जाएंगे। सुनो, लायबिलिटी एग्जाम में अगर सेटल हो जाए तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, जितना रिवर्स होना होगा खुद हो जाएगा, सही है। और बैलेंस शीट में कोई लायबिलिटी, अपने आप से भी दूसरा सवाल पूछो, अगर लायबिलिटी सेटल नहीं हुई है तो क्या करोगे? रख दोगे, तो फिर कोई एडिशनल एक्सपेंस नहीं होगा। पहले बताओ ये बात क्लियर है? देखो मैं सिंपल भी कर सकता था, बट क्या उसके इम्पैक्ट समझ आ गए अब? अच्छा आप पहले केस में जल्दी से, पहले केस में क्या कोई एडिशनल एक्सपेंस होगा? पहले केस में होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि सैडल, और हमने इम्पैक्ट कहां पार्क किया हुआ है? वेरी गुड। दूसरे केस में सैडल हो गई तो भी कोई इम्पैक्ट होगा? नो। क्यों? सैडल उतने पे हुई है जितने पे डिस्क्लोज हुई थी, और हमने गुडविल में इम्पैक्ट भी उतना पार्क किया था, तब भी कोई एडिशनल इम्पैक्ट। अच्छा तो एडिशनल इम्पैक्ट कब होगा? जब, पक्की बात है? क्लियर है? चलें जी। अच्छा भाई 400 ग्रुप रिटर्निंग से डिडक्ट करेंगे, बिल्कुल कासिम क्या सही कह रहे हैं कि 400 टेक्निकली पेरेंट एंटिटी अब एक्सपेंस बुक करेगा, तो बाकी 800 वो गुडविल में बुक हुआ हुआ है। बात क्लियर है? तो बस सिंपल रखो यार, सेटल हो गया तो 0, सेटल नहीं हुआ तो अमाउंट चिपका देना, तो उसके कॉन्सेप्ट में दे चुका हूं। बात क्लियर है जी? जल्दी से बता दो भाई ऑनलाइन वालों। अच्छा भाई एक और ने बोला सर वो कम पे भी तो करके देखा है, आप मेरे ख्याल से घर से यही तैयारी करके आया था, आओ भाई कम पे कर लेते हैं, आ जाओ इधर। मुझे पता था एक चस्सी उठेगा, ये बोलेगा ये रहा केस।
चलो इसको छुपा देते हैं पहले, अभी डिस्कस करते हैं, तो चीते बन चुके हैं ना। इधर सुनो, इधर छाप लेना बिल्कुल जानी, टाइम दूंगा इधर। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, अवेयर रहना। डे 1 पे 800 की लायबिलिटी डिस्क्लोज हुई थी, पेरेंट ने रिकॉर्ड कर ली। सही है, मुनीम ने जवाब दे दिया क्या वैसे। इधर 800 की लायबिलिटी डिस्क्लोज हुई थी, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। क्या हमने एक्सपेंस बुक किया? फिर गुडविल में पार्क किया है, कितना? 800। चलिए जी, अब जानिए तुम बताओगे। आप हाँ, आप ये बताओ मुझे कि रिपोर्टिंग डेट पे सब्सिडरी ने इसको सेटल किया है 600 पे। हाँ, ये तो अभी इसको बताने दे। 600 पे सब्सिडी ने क्या किया? सेटल किया है। तो क्या सब्सिडी एक्सपेंस बुक कर चुका है? कितने का? अच्छा, अब अपने आप से एक सवाल पूछो, कंसोलिडेटेड बुक्स में, इसको बताने दो एक मिनट। कंसोलिडेटेड बुक्स में डे 1 पे लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई हुई है? डे 1 पे कंसोलिडेटेड बुक्स में जानी बताओ, हुई हुई है? एक्विजिशन पे? हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ। सही है, रिपोर्टिंग पे होनी चाहिए। जीरो करूं? सही कह रहा है ये भाई, ये कह रहा है रिपोर्टिंग पे से जीरो कर देना। भाई सही कह रहा है ये नहीं कह रहा? चले अच्छा, अभी जीरो करने का इम्पैक्ट क्या होगा बता दो। लायबिलिटी को रिवर्स कर देंगे। लायबिलिटी कितने से रिवर्स होगी? पक्की बात है? हाँ, सोच लो, कोई मसला नहीं है। हाँ भाई, इसकी एग्जांपल सिंपल देता हूं मैं। अगर तुम्हें किसी सप्लायर को जिससे तुम माल खरीदते हो 100 रुपए देने थे, उसने बोला 20 का डिस्काउंट है, तो लायबिलिटी कितने पे रिकॉर्ड हुई होती है? 100 पे। तो लायबिलिटी डेबिट भी कितने से होती है? उसको पैसे देता हूँ 80, 20 की क्या हो जाती है? यहाँ पे भी तो यही केस होगा। अब यहाँ पे भी तो यही केस होगा, आओ देखते हैं। ये देख लो भाई, इधर मैंने यहाँ पे जीरो रखा, इसका मतलब ये है कि मैंने पूरी लायबिलिटी को इनकम में कन्वर्ट कर दिया। दैट मींस क्या है? नथिंग टू पे, क्योंकि 600 रुपए ऑलरेडी पे हो चुके हैं। तो सर ये 3650 क्यों आ रहा है मेरा? ये ज्यादा कैसे हो गया? हाँ भाई, मुझे एक बात बताओ, 3450 से ये 3650 कैसे हो गया? अच्छा, अब मैं जो अप्रोच मैंने बनाई है तुम लोगों के लिए, क्या है इसमें मैं देखो, तुम अगर एग्जामिनर का सोल्यूशन देखोगे ना, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये खेल रहा होगा। यहाँ पे प्लस माइनस करने की नीड है, खुद ही आंसर आएगा। खुद ही आंसर आएगा। तो क्या उस आंसर के पीछे लॉजिक पता है कि ये ज्यादा क्यों हो गया? जल्दी बताओ, ज्यादा क्यों हो गया 200? क्योंकि वो पेरेंट एंटिटी की एडिशनल इनकम है। बात क्लियर है? तो सिंपल क्यों नहीं कहते, इतनी लंबी क्यों कर रहे हैं? ज्यादा पैसे देंगे तो एक्सपेंस हो जाएगा, कम पैसे देंगे तो इनकम, उतने ही देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सही है, तो सर इससे भी लंबी क्यों कर रहे हैं? सिंपल रखे ना, सेटल हो गया तो जीरो, सेटल नहीं हुआ तो अमाउंट चिपका दूंगा, बाकी सारे के सारे आंसर खुद ही आ जाएंगे। कॉपी करना है तो कर लो केसेस को, इससे पहले वाला और ये वाला, जल्दी।
ये केसेस बुक में नहीं है मुदस्सिर, ये मैंने अभी बनाया है सर। गुडविल 600 आएगी कंसोलिडेटेड एफएस में। यार अखलाक, गुडविल 600 क्यों आएगी? गुडविल कितने की रिकॉर्ड हुई थी? 800 की, वो चेंज नहीं होगी सर। आप ये पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा, हम एक्स्ट्रा पेज लगा कर नोट कर लेंगे। ओके सही है, कर लीजिएगा। 800 गुडविल चेंज नहीं होगी भाई। ये केस नंबर 4 कॉपी हो गया। चलें आगे, चलें जी। अब बिस्मिल्लाह करते हैं अपने सवाल की। चलो ये भी कर लेते हैं, आ जाओ इधर भाई, इधर सुनो सब। ये भी एक नया केस डाल देते हैं इसके अंदर। चलो खुद बता दो इधर, बच्चों सुनना प्लीज, इधर इसके साथ साथ केस बना लेते हैं। इधर भाई, इन्होंने कहा कि लायबिलिटी सेटल ना हो बट अमाउंट इंक्रीज हो जाए, यही कह रहे हो? चलें जी आ जाओ। हमने कहा सर आप सिंपल एक काम करें, जल्दी से मुझे बताओ, तुमने कॉपी किया हुआ शेयर कैपिटल आई थिंक 1000 था, रिटेन अर्निंग कितना था? 3000। प्लांट की वैल्यू कितनी थी? और लायबिलिटी कितनी की रिकॉर्ड की थी बच्चों? ये कितना आ गया? 3000। भाई पक्का यही है? अच्छा आप इधर देखिएगा प्लीज यार, फोकस के साथ इधर इसको भी किल करते हैं। ये तो तुम खुद बता सकते हो। अब 1000 लायबिलिटी सेटल नहीं हुई, सही है, तो सब्सिडी का रिटेन अर्निंग कितना रहा होगा? 6500। भाई ये तो बात मानते हो ना 6500 होगा, क्योंकि उसने अभी भी कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया होगा। आगे इधर। अच्छा भाई ये तो प्लान 450 पे आ गया। हाँ भाई अपने हिसाब से बताओ कितनी रखें? 1200 हो गई अमाउंट, सही है। 1600 हो गई, चलो सही है। अच्छा रिपोर्टिंग पे जो भी फेयर वैल्यू आ रही है वो हो गई है, सही है। अच्छा अब सुने प्लीज, सुनिएगा 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 सुनिएगा। ये कह रहे हैं सर फेयर वैल्यू में इजाफा हो चुका है, सब्सिडी अभी भी नहीं मान रहा, उसने अभी भी क्या किया हुआ है उसको डिस्क्लोज। अब हमारा लॉयर कह रहा है कि भाई हो सकता है कि तुम्हें पे करने पड़ जाए 1200। आप अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या कोई एक्सपेंस सब्सिडी ने बुक किया है? नहीं किया, पक्की बात है। अच्छा जब सब्सिडी ने बच्चों कोई एक्सपेंस बुक नहीं किया, तो लॉजिकल अगर मैं बात कहूं तो यहां से कुछ माइनस नहीं हुआ हुआ। अच्छा अब कंसोलिडेटेड बुक्स में मैं तुमसे पूछता हूं, लायबिलिटी कितने पे रिकॉर्ड हुई है? कौन से दिन पे? किस नाम से? गुडविल के नाम से। वेरी गुड यार। आगे सुनो, मैंने कहा रिपोर्टिंग डेट पे 1 रुपया भी शामिल नहीं है, कितने से रिकॉर्ड होनी चाहिए? वेरी गुड यार, 1200 से। नेट एसेट्स कितने हैं जल्दी बताओ, अभी प्रूफ करता हूं क्या गेम चला है ये। कितना आया? 6750। अच्छा भाई इधर देखिएगा प्लीज फोकस के साथ, इन दोनों का बच्चों डिफरेंस ले। 3050। प्लीज सुनना यार, इधर हुआ क्या है इस केस में, इसको पहले केस से मैं कंपेयर कर रहा हूं। पहले केस में क्या आया था? 3450। इसमें कितना आया है? टेक्निकली मैंने 400 का एडिशनल एक्सपेंस बुक किया है, यानी मैंने कंसोलिडेटेड बुक्स में पता है क्या एंट्री बनाई है? एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी कैश नहीं। कैश क्यों नहीं किया अब तक सेटल? तो सर आप पूरी 1200 से लायबिलिटी को रिकॉर्ड करें ना। 800 रुपए ऑलरेडी रिकॉर्ड, किस नाम पे? उसको छेड़ेंगे नहीं, तो फिर बाकी 400 से इंक्रीज करूँ ना। कितना आ गया? 400। तो फिर मैं ये तुमसे पूछता हूँ, इस अप्रोच में क्या ये 400 तुम बुक कर रहे हो खुद हो जाएगा? और बैलेंस शीट में लायबिलिटी कितनी दिखा दोगे? 1200, जो रिपोर्टिंग पे वो चिपका दोगे। तो सर सिंपल एक काम करते हैं ना, सुनो सर, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो लेकिन सेटल ना हो तब इंक्रीज रिकॉर्ड करेंगे, ये तो किया है मैंने। भाई लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो पेरेंट एंटिटीज को इंक्रीज नहीं करेगा, हाँ या नहीं? तो हमने किया ना, कितने से इंक्रीज किया उसको? 400 से। मैं तुमसे फिर ये पूछ रहा हूँ भाई, इस अप्रोच के अंदर पंचायत ही नहीं है, सब खुद ब खुद रिकॉर्ड हो रहा है। चलो एक एक करके वापस से केसेस को रिपीट करते हैं ना, इतने तो जीते हो गए हो आप। पहला केस, पहले केस में ना एक्विजिशन पे सेटल हुआ था
ना रिपोर्टिंग पे सेटल हुआ। मुझे जवाब दो, क्या पहले केस में कोई एडिशनल एक्सपेंस था? क्यों? गुडविल में रिकॉर्ड हुआ था, एक्विजिशन पे भी सेम, रिपोर्टिंग पे भी सेम। मैंने कहा दूसरा ये वाला केस करते हैं आप, ताकि लाइन से रहे। मैंने कहा एक्विजिशन पे सेटल नहीं हुआ था, रिपोर्टिंग पे भी सेटल, पर रिपोर्टिंग पे अमाउंट हो चुकी है ज्यादा, तो मैं रिपोर्टिंग पे लिखूं भी कितनी? ज्यादा। तो रिपोर्टिंग पे ज्यादा लिखने का मतलब ये है कि मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी कितनी आएगी? 1200 की। तो वो एडिशनल एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे या यहाँ खुद हो जाएगा? खुद हो जाएगा। पहले बताओ, ये बात समझ आई? खुद हो जाएगा यहाँ पे। चलो भी दूसरा केस। सर जब हम सेटल करेंगे तो 800 गुडविल वाली होगी और 400 एडिशनल होगी। भाई ये सही कह रही है। जब हम इसको सेटल करेंगे तो हमें पंचायत ही नहीं करनी होगी, लायबिलिटी डेबिट होके कैश खत्म हो जाएगा, दैट्स इट। हम कंसोलिडेटेड बुक्स अलग हिसाब से चला रहे हैं। आगे सुनो, मैंने ये कहा तीसरा केस, मैंने कहा एक्विजिशन पे तुम बताओगे, एक्विजिशन पे 800 था, रिपोर्टिंग पे उसी अमाउंट से सेटल हो गया, क्या पेरेंट को कोई नुकसान है? क्यों नहीं है? वो रिवर्स होकर खुद ब खुद इनकम सेट ऑफ कर देगी उसको, क्योंकि उसका इम्पैक्ट उसने कहा लिया हुआ था? गुडविल में। यानी जीरो आएगा रिपोर्टिंग डेट पे और सब खुद ब खुद हो जाएगा और मेरी बैलेंस शीट में कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। चौथा केस सुनो, चौथा केस ये है कि मैंने रिपोर्टिंग डेट पे उसको सेटल किया है ज्यादा से, तो क्या सब्सिडीज का एक्सपेंस बुक कर चुकी है? हाँ या नहीं? कितने से? 1200 से। अच्छा, हमने रिकॉर्ड कितने पे किया हुआ है, तो मैं और कितने का एक्सपेंस तस्लीम करूं? तो देखो, दो दो तरीके हैं एक्सपेंस तस्लीम करने के, दो तरीके, या तो सेटलमेंट करके या तो फेयर वैल्यू इंक्रीज करके। देखो सेटल नहीं हो, वैल्यू बढ़ गया, तब भी तुम्हारा एक्सपेंस है, सेटल ज्यादा पे हो जाए तब भी तुम्हारा एक्सपेंस है। तो ये और वो केस दोनों मैच ही हो रहे हैं ना। उस केस में तुमने जीरो रखा था क्योंकि तुम लायबिलिटी मान नहीं रहे थे, क्योंकि वो सेटल हो चुकी है। इसमें तुम लायबिलिटी मान रहे हो और एक्सपेंस को ज्यादा कर रहे हो। तो सिंपल एक काम करें, सेटल नहीं हुई तो रखेंगे, उतने पे रखेंगे जितने पे होनी चाहिए, और सेटल हो गई तो 1 रुपया भी सब खुद ब खुद रिवर्स हो जाएगा। बात क्लियर है? पक्की बात है? चलिए जी, अभी एक और सवाल सर, एडिशनल एक्सपेंस का इम्पैक्ट। अच्छा भाई, क्या ये मुदस्सिर सही कह रहे हैं कि एडिशनल एक्सपेंस का इम्पैक्ट पेरेंट एंटिटी के अपने रिटेन अर्निंग में खुद ब खुद आ जाएगा? आपको पंचायत की नीड, पर क्या पंचायत सिर्फ इसलिए लाजमी थी ताकि कॉन्सेप्ट समझ आ जाए? क्लियर है? अच्छा भाई, ओके, एक मिनट जो सांस लेना भाई। अगर सेटल भी ना किया हो, लायबिलिटी कम हो जाए, तब लायबिलिटी, लॉजिकल सी भाई दूसरा भी केस कर लो यार, तो देख लो जल्दी भाई, अल्लाह की कसम। इधर ये मैं लिखूंगा नहीं है, तुम खुद बताओगे। अभी हिम्मत खत्म। इधर सुनो, सब तो बता दिया, अभी क्या करूं इसमें? अब तुम बोलो लॉयर मर गया तो क्या करेंगे इसके बाद? इधर आगे सुनो इधर सुन लो भाई प्लीज, 1 मिनट। भाई ये कह रहे हैं, तुम बताओ मुझे, 800 का एस्टिमेट किया था, लायबिलिटी सेटल नहीं हुई, प्लीज जल्दी बताओ सब। 800 का एस्टिमेट किया था, लायबिलिटी सेटल, पहले ये डिसाइड करो रिपोर्टिंग पे कुछ आएगा? लायबिलिटी सेटल नहीं हुई, रिपोर्टिंग पे कुछ आएगा? आएगा। अच्छा मैंने कहा लायबिलिटी अब तुम्हें 600 की पे करनी है, 600 आएगा। अच्छा गुडविल रिवर्स करूंगा या इनकम हो जाएगी? इनकम हो जाएगी, खत्म। जैसा सोचोगे वैसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। पर इनकम खुद रिकॉर्ड करोगे या नीचे खुद हो जाएगी? क्लियर है भाई? भाई ऑनलाइन मतलब क्लियर है? जल्दी से, अल्लाह की कसम अब कुछ भी नहीं बचा। सेटल हो नहीं हो, ज्यादा कम सब करा दिया, अब इसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा इधर। चलो जी आगे। सर अब हम उस पर आते हैं, सवाल पे। हाँ भाई, कहां तक कर लिए थे क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 तक हुआ था। 5 6 सेम है ना? 7 पे आ जाए प्लीज। यार ये इतनी बहस के बाद प्लीज ये सही करना। अच्छा भाई, 100% शेयर एक्वायर किए हुए, रिटेन अर्निंग दी हुई है। अब देखो ये आखिर में एक चीज लिखी हुई है, फर्दर
कंटिंजेंसी रिलेटिंग टू आउटकम ऑफ अ लीगल केस इज डिस्क्लोज, कितनी, ये डिस्क्लोज हुई थी, अब आपको पता होना चाहिए इसका क्या करना है आगे। हाउएवर एंटायर क्लेम वाज सेटल्ड ड्यूरिंग दिसंबर, और एंटायर क्लेम सेटल हुआ है मतलब उसी अमाउंट पे हुआ है। क्लियर है? अब इट्स ऑन यू कि आप इसको किस तरीके से रिपोर्ट करते हैं, जल्दी से मुझे करके दिखाएं और मैच करके दिखाएं। हो गया जी, गुड। अच्छा भाई मुदस्सिर कह रहे हैं सर कंसोल में अगर इतनी सारी चीजें आएंगी तो भाई मैं वादा करता हूँ आखिर में एक पेज की समरी भी दूंगा, आगे पीछे होगी वो पूरा कंसोल उस पे होगा, उसमें सारी समरीज है ये, पर अभी उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना है। टू जीरो टू फोर जीरो बनाया बनाया, बैलेंस शीट बनाया। 20240 बैलेंस शीट की फुटिंग, सही है। अच्छा इसमें जो सब्सिडी की बुक्स में इन्वेस्टमेंट आ रही है हमें उसका कुछ भी नहीं करना, वो सीधी सीधी लेके आनी है क्योंकि वो कहीं और की हुई होगी, उसको हम एलिमिनेट नहीं करेंगे। अच्छा भाई सबसे पहला स्टेप हमारा होता है सर नेट एसेट्स एट एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग। हमने कहा कि सर सबसे पहले शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग। शेयर कैपिटल इसका दिया हुआ भाई हमें 1200 का, रिपोर्टिंग पे भी 1200। अच्छा भाई रिटेन अर्निंग इसने दी हुई 2100 की और रिपोर्टिंग पे 4000। अच्छा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इसमें 3 है, लैंड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। अच्छा भाई लैंड की जो वैल्यू है कितनी रखूं, 200, बिल्डिंग की 400 है भाई, और इक्विपमेंट की 600 आ गया। अच्छा ये रिपोर्टिंग पे सेम रहेगा, ये कितना आएगा आफ्टर डेप्रिसिएशन, 320 आ गया, 540। अच्छा बी इन्फॉर्म्ड कि हमें पता है कि इसका जो भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है हमें अलग अलग पार्क नहीं करना, खुद ही पार्क हो जाएगा, ऐसा ही है, नीचे जो बॉटम लाइन आएगी उसमें खुद ही पार्क होगा। अच्छा भाई क्या कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है, कितनी, रिपोर्टिंग पे कितनी दिखाऊं, 0 हो गई, बस ये है हमारी मंतक के, भाई सीधा सीधा आंसर आएगा। ये कितना आ गया, 3300। हमारे पास आ गया पोस्ट एक्विजिशन 2960, ये आ गया पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अच्छा भाई इसके बाद सर हमने दूसरे स्टेप में निकाल ली गुडविल, हमने रखी यहाँ पे सर कंसिडरेशन 6200 की, सही है जी। हमारे यहाँ पे आ गए सर नेट एसेट्स 3300 की, गुडविल 2000। अच्छा भाई सर तीसरा हम बनाएंगे ग्रुप रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग 7000 ऑफ पेरेंट आ गई, और पोस्ट एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी आ गया। ठीक है भाई,
सीधा सीधा हिसाब किताब। अच्छा, ग्रुप रिजर्व बेसिकली ये शो कर रहे होते हैं पेरेंट एंटिटी के आज तक के कमाए हुए पैसे और सब्सिडरी के एक्विजिशन के बाद के पैसे। अच्छा भाई सर, अब हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। बैलेंस शीट में आपने लैंड ये जो आ रही है हमारी 1400 की आ रही है, इसमें 200 ऐड कर लेंगे, 1600 आ गया। बिल्डिंग अगर हम देखें ऊपर तो सर ये आ गया 4240, उसमें आप ऐड कर देंगे 320। अच्छा, जैसे जो जो एडजस्टमेंट पार्ट करते जाना उसको टिक भी लगाते जाइएगा क्योंकि आगे और ये एग्जैजरेट होंगी चीजें। सही है। 320 कितना आ गया बिल्डिंग? इक्विपमेंट आ गया भाई 4480। गुडविल भी चिपका देते हैं। $2900। इन्वेस्टमेंट्स कितने ही है? और हमारे पास आ गए भाई फुटिंग कितनी? 20। अच्छा भाई, शेयर कैपिटल सिर्फ किसका आएगा? पेरेंट एंटिटी कितना है? 3200। ग्रुप रिजर्व लाइबिलिटीज ये आ गया भाई हमारा 20240। हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है चीजें? चलिए जी, अब तक तुमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स किए मेरे साथ, उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स में तुमने देखा था हमारी ओनरशिप कितनी थी? 100% ही सर। अब ऑनवर्ड्स, अब हम जितने भी सवाल करेंगे जो कि एग्जाम में भी आता है कि आपकी ओनरशिप होगी लेस देन 100%। तो अभी हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। सर इन्वेस्टमेंट का 1200 प्लीज ये बता दूं भाई, इन्वेस्टमेंट का 1200 तो मुश्किल है ही नहीं, ये रहा सब्सिडी की बुक्स में आ रहा है। सही है बिलाल जी? बिल्कुल। अच्छा भाई, क्या ये सही कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग पे भी उसकी बुक्स में डिस्क्लोज होती है और सेटल नहीं हुई होती, तो फिर हम रिपोर्टिंग डेट पे भी अपनी लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं और बैलेंस शीट में भी आती है। क्लियर है? और उतने पे आती जितने पे आनी चाहिए, चाहे वो ज्यादा हो, उतनी हो या कम हो। स्क्रॉल डाउन करते हैं थोड़ा सा। ओके जी। हाँ भाई, सबसे मैच हो गई थी बैलेंस शीट। चलिए जी, लेस देन 100% ओनरशिप का पेज नंबर बता दें। ओके जी, विद एनसीआई 250 पेज नंबर जी। पवन, अगर मेरी किसी कंपनी पे 55% की ओनरशिप है, मेरा कंट्रोल कितना है? कंट्रोल 100% है। अच्छा, कंट्रोल 100% है, मेक सेंस। कंसोलिडेशन कितने परसेंट करूंगा पवन? 55%। कितनी करेंगे? 100%। रीजन तो 100% क्यों? कंट्रोल हमारे पास है तो सर ये तो उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? उसका शेयर दिखा देंगे, वो कैसे दिखाएंगे अभी सीख रहे हैं। यानी सर मैं उसके तमाम एसेट्स को अपने पास उठा के लेके आऊंगा, उसकी तमाम लायबिलिटीज को अपने पास उठा के लाऊंगा और जितना भी उसका हिस्सा बनता है उसको रिप्रेजेंट करूंगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ताकि उसका राइट उसको रिप्रेजेंट हो। आप बोलेंगे सर ये पेरेंट एंटिटी क्यों कर रहा है? भाई जिम्मेदारी किसकी है? पेरेंट एंटिटी की। और बाकी पैसे किसके होंगे? हमारे। तो 100% में से जो हिस्सा है इसका उसको दिखा दे, जो अपने अपने आप को दिखा दो। मेक सेंस? आ जाओ जी आगे।
नहीं, इस कॉन्सेप्ट का ब्लैंक पेज नहीं है, सीधा सीधा अभी मैं सवाल के जरिए समझाऊंगा आपको, सही है। इधर तो खाली एक चीज देख लो, अगर मैं कहूं कि पेरेंट एंटिटी ने 55% ओन किया हुआ है, ये कहीं साइड में ऐसे लिख लेना, तो एनसीआई का मतलब होता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब है कि इक्विटी के वो मालिक जो इस कंपनी को कंट्रोल, पर वो एग्जिस्ट तो करते हैं ना, एनसीआई। इधर तो एनसीआई कितना होगा, 45%, सही है जी अहमद। अगर पेरेंट एंटिटी 60% है तो एनसीआई 40%, अगर पेरेंट एंटिटी 45% है, चलो जा रहा, सही है, सही, ओके जी। इधर चलो जी, ये तो होता है। चलिए भाई, यानी सर हमें ये पता है कि अदर देन जो हमारी ओनरशिप है वो क्या है, एनसीआई। सही है जी, अब इसको भी अकाउंट फॉर करना है। सर अब इस सवाल को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे हम पहले। ये आ गया जी यहाँ पे। अच्छा, पहले इसमें एक चीज ये देख लें आप, यहाँ पे एक अमाउंट लिखी हुई है, फेयर वैल्यू एक्सेस ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट। मतलब मैंने कोशिश ये की है कि जो आपके पास पेपर के जार्गन्स हैं वो भी यहाँ पे डालता रहूं, ताकि आप जब वहां जाए तो उससे फैमिलियर हो। सुनिएगा, मेरी अगर कैरिंग अमाउंट 400 है, मेरी कैरिंग अमाउंट अगर 400 है, सही है, और मेरी फेयर वैल्यू 600 है, तो फेयर वैल्यू इन एक्सेस ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट कितनी है, 200। तो टेक्निकली उसने ये आपको डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है, होशियारी नहीं करना वापस से कंपेयर करने की। फेयर वैल्यू इन एक्सेस ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट का मतलब ये है कि ऑलरेडी कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू का ये डिफरेंस है, आपको वापस से कंपेयर नहीं करना। और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा एग्जाम में, क्योंकि एक बार उसने किया है कैरिंग अमाउंट एट ईयर एंड। मुझे कैरिंग अमाउंट एसेट्स की ईयर एंड की चाहिए होती है या एक्विजिशन की। अब इन सबका टोटल करें, 2.5 लाख, 1.25, 337,500, जल्दी से। 2.5 लाख, 1.25 और 337,500, 7,125। ये खाली इसने पागल बनाने के लिए ये किया हुआ है कि ये रिपोर्टिंग से मैच कर दिया है, इसका यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं। हम तो वैसे ही बैलेंस शीट से उठा लेंगे, ये सही है जी। तो आपको वैल्यूएशन में ये यूज करना है। अच्छा, सिंपल एक काम करो, मुझे नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड रिपोर्टिंग निकाल के दे दो, बाकी मैं बताऊंगा जल्दी। नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड रिपोर्टिंग निकाल के दे दो। हाँ जी, नेट एसेट्स निकाल लिया एक्विजिशन रिपोर्टिंग पे। चलिए जी, ये कर लेते पहले काम।
ये आ गया सर एट एक्विजिशन, ये आ गया एट रिपोर्टिंग। हाँ भाई शेयर कैपिटल कितना 375,000। रिटेन अर्निंग एक्विजिशन किसने बताई है? 2 लाख रुपए। और रिपोर्टिंग पे 6 लाख। सर ये लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट आ गया हमारे पास, फेयर वैल्यूएशन। ये आ गया सर 150, 156, 250 और 438, 750। रिपोर्टिंग पे ये तो सेम रहेगा। ये कितना हो गया 140, और ये कितना? ओके जी 140, 625 और 350, 1000। अच्छा भाई ये आ गया दोनों का टोटल, पहले का कितना 1.32 मिलियन। ये आ गया, और रिपोर्टिंग पे 1616625। ये आ गया जी सर। अब प्लीज सुनना, अगर एनसीआई आ भी गया तो क्या आपने अब तक कोई चेंज देखा? नहीं। देखो एक बात सुनना, आप जब जैसे किसी बच्चे के दिमाग में सवाल आए कि भाई मैंने तो खरीदा ही कुछ परसेंटेज है, तो मैं 100% वैल्यूएशन क्यों कराऊंगा? देखो कंपनी तो आपकी होने जा रही है ना, कंट्रोल किसका होने जा रहा है? आपका। तो आप क्या कुछ एसेट्स की वैल्यूएशन कराएंगे या 100% की? तो मैंने देखें यहाँ पे नेट एसेट्स की वैल्यूएशन कितने एसेट्स की हुई है? 100% की। मानते हो ना ये 100% नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू है, हाँ या नहीं? यस सर। आगे सुनिएगा सर, ये 100% नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू है। सुनिएगा आगे, मैंने ये कहा कि सर अभी तो हम डे 1 पे हैं, और डे 1 पे क्या कैलकुलेट होती है? गुडविल। डे 1 पे गुडविल कैलकुलेट होती है, और ये 100% नेट एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा भाई, मैं सामने वाले बंदे के पास गया, मैंने बोला भाई मुझे तुम्हारे कितने परसेंट शेयर्स खरीदने हैं? 75% शेयर्स खरीदने हैं। उसने मुझे ये 75% शेयर्स कितने के बेचे हैं? 1350,000 के। तो हमने कहा कि सर भाई हमारी कंसिडरेशन आ गई 1350,000 की। पहले मुझे एक बात का जवाब दो, क्या ये 1350,000 की अमाउंट 100% एक्विजिशन के लिए है या 75%? सर ये 75% एक्विजिशन के लिए काफी है। मुझे हिस्सा 75% मिल रहा है, पर कंट्रोल कितना मिल रहा है? 100%। अच्छा आप अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि मैं एक्विजिशन डेट पे नहीं जा रहा वापस, क्योंकि हम वहां से बहुत आगे आ चुके हैं। सुनो, एक्विजिशन डेट पे अगर तुम कंसोलिडेशन करते तो पवन कितने परसेंट होती? कंसोलिडेशन कितने परसेंट होती अगर एक्विजिशन पे होती? 100% होती। यानी तुम ये बात मानते हो उसके सारे एसेट्स तुम 100% पे लाते, सारी लाइबिलिटीज 100% पे लाते, पर उसका सुनना शेयर कैपिटल नहीं लाते, रिटेन अर्निंग नहीं लाते, अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं लाते। ऐसा है? ये कब हुआ होता? डे 1 पे। अब एक चीज सुनो, क्या मैं एक और बात कह सकता हूं कि ये जो नेट एसेट्स हैं ये एसेट और लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1320, प्लीज आप सब यहाँ पे फोकस करिएगा कि ये 1320 एसेट्स और लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी उस दिन जब मैंने इस कंपनी को एक्वायर किया था, उस दिन जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज माइनस कर दो तो ये बचता है। यानी एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड कर लो तो नेट कितना है? 1320,000। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आज के बाद मैं एक यहाँ पे एनसीआई का हेड खोलूंगा? क्यों खोलूंगा अभी जब समझाता हूं उसको। मैंने पैसे कितने परसेंट ओनरशिप के दिए? 75% के। प्लीज समझिएगा, मुझे बताओ, मुझे अगर गुडविल निकालनी है तो क्या मैं नेट एसेट्स
प्लीज समझिएगा। क्या मैं नेट एसेट्स ये जो देख रहा हूं ऊपर, आप बोल रहे हैं सर ये दो चीजें हैं, इसके अंदर एसेट्स भी हैं लायबिलिटीज भी हैं। क्या मैं इस एसेट और लायबिलिटीज जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1320000 को अपने पास पूरा लेके आ जाऊं, या मेरा इस पे राइट 75% है? अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जब पैसे 75% के हैं तो आपका राइट भी कितना होना चाहिए? तो सर ऐसे तो बैलेंस शीट आउट हो जाएगी। सुनो, बाकी किसको देंगे? अच्छा, एक पिक्चर बनाओ दिमाग में, ऊपर एसेट 100% पे आ रहा है, सही है, और तुम नीचे इक्विटी अपने पास 75% लेके जा रहे हो, तो बैलेंस शीट आउट हो गई। बाकी 25 किसको दे दें? बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। लॉजिकली सोचो सोचो वापस से, मैंने कहा डे 1 पे अगर ये काम होता तो एसेट्स तुम 100% लाते, लायबिलिटीज भी तुम 100% लाते, अपने पास इक्विटी कितनी लाते? 75। तो सर ऊपर एसेट्स 100% है, नीचे इक्विटी 75% है, तो मेरी नीचे जो साइड है इक्विटी की वो तो 25% से आउट है। किसको दे दें? यही तो सिखाया था उस दिन कि उसका हिस्सा उसको दे देना, तो कोई नाइंसाफी नहीं होगी। तो अपने हिस्से में से दे रहे हो या उसका हिस्सा जो बनता है सब्सिडी में उसमें से दे रहे हो? उसमें से दे रहे हैं। मेरे पैसे में उसको कोई भी राइट नहीं है। वेरी गुड। अब सुने, तो आप क्या कहते हैं, क्या यहाँ पे मैं नेट एसेट्स का 100% लूं या 75%? कितना आता है? 990। गुडविल कितनी? ये आ गया भाई। क्या मैं कह सकता हूं ये पूरी कंपनी की गुडविल का मेरा हिस्सा है? ऐसा है? अच्छा, तो सर मैं आखिरी बार ढीठ बन के पूछ रहा हूँ, सर ये तो एक्विजिशन पे आप कर रहे हैं, एक्विजिशन पे आपकी बैलेंस शीट आउट है कितने परसेंट से? 25% से। तो उसको अगर टैली करना चाहते हो तो किसका हिस्सा तुमने अब तक रिकॉर्ड नहीं किया? एनसीआई का। तो सर आप एनसीआई का शेयर ऑफ इक्विटी कितना परसेंट? 25% उसको दे दें। तो मुझे एक बात बताओ, 1320000 का 25% कितना है? ये आ गया भाई 330। अच्छा, अब हम इस बात पे एग्री हो गए कि एसेट्स और लायबिलिटीज अगर मैं कंसोलिडेट करता तो उसके 75% मेरे होते, 25% किसके होते? एनसीआई के। तो क्या मैंने अभी भी वही किया? ये कहानी कौन से दिन पे हुई होती? डे 1 पे, एक्विजिशन डेट पे। ऐसा ही है। और इसको सोचने का एक और तरीका है, क्या मानते हो इस पूरे कैपिटल में 25% एनसीआई का है? इस पूरी कमाई में 25% एनसीआई का है। इस लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट में सब 25-25% एनसीआई का है। तो अगर मैं बेवकूफ हूं तो मैं सबके 25-25% करूं या बॉटम लाइन का 25% करूं? बात एक ही है। बात एक ही है। तो अपना हिस्सा अपने पास, उसका हिस्सा। बैलेंस शीट अभी कितने परसेंट पे आ चुकी है? बैलेंस शीट 100% पे। कौन सी डेट पे? एक्विजिशन। साथ साथ बैलेंस शीट कितने परसेंट पे आ चुकी है? कौन सी डेट पे? तो सर इससे पहले तो आपने एनसीआई का कोई कॉलम ही नहीं खोला था। हमारी 100% थी, अब हमारी 100% नहीं है। तो सर सिंपल रखते हैं ना इसको यार, जब भी 100% से कम मेरी ओनरशिप होगी तो अपना हिस्सा अपने पास, जिसका हिस्सा बनता है उसका उसके पास। सिंपल। बैलेंस शीट ही कंसोलिडेट करनी है ना, अपनी चीज अपने पास, उसकी चीज उसके पास। पर हाँ, कंसोलिडेशन कितने परसेंट हो रही होगी? 100%। प्रेजेंटेशन अभी सीख लेंगे। सही है जी। इधर बिल्कुल। अच्छा सर, एक्विजिशन के टाइम रिटेन अर्निंग को तो एनसीआई का नहीं होगा, तो बेटा जैन, ये जो रिटेन अर्निंग है ये वाला, इसका 25% एनसीआई का है ना, क्या उसको नहीं दिया? भाई इस बॉटम लाइन में ये जो 1320 इसके अंदर रिटेन अर्निंग नहीं है? नहीं दिया इसको हिस्सा? दे दिया ना भाई। जैन, क्या फर्क है? या तो फिर एक काम करो, ज्यादा टाइम होगा तो अलग अलग परसेंटेज चिपकाना, अम्मी की कसम आंसर यही आएगा आखिर में, या सबको प्लस करोगे। क्लियर है जैन? जल्दी बताओ, क्लियर है ये बात? लॉजिकल बात की है ना भाई, मैंने कहा सारे एसेट्स को लेके आओगे, सारी लाइबिलिटीज को प्लस करोगे, दैट बिकम्स 100%। पर इक्विटी तुम अपने पास कितनी लेके आ रहे हो? 75%। इक्विटी कितने परसेंट से आउट है? तो कैसे इक्वल होगी? एनसीआई को दे दो उसका बैलेंस शीट टैली। लॉजिकल सी बात है। इधर अब आगे जी। सब्सिडी के पास है। हाँ ना, तो अगर ये कंपनी बिकेगी, भाई इनका सवाल है कि सर हमने तो सब्सिडी के नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लेके गए,
मैंने कहा अगर ये सब्सिडियरी बिक जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो एनसीआई को पैसे बुक वैल्यू के हिसाब से मिलेंगे, फेयर वैल्यू के हिसाब से? ये है। मैं तो वो पिक्चर दिखा रहा हूं कि अगर ये हो जाए तो इस कंपनी में से ये कितने लेके जाएगा, ये रहा उसका हिस्सा। सही है, क्लियर है? आगे सर, एनसीआई का शेयर निकालते हुए नेट एसेट रिपोर्टिंग डेट के नहीं लेंगे। अच्छा भाई देखो, ये कह रहे हैं भाई अभी क्या मैं रिपोर्टिंग डेट पे हूँ या डे 1 पे हूँ? रिपोर्टिंग डेट पे अभी आएंगे ना, अभी बैलेंस शीट बनाने तो दो। क्लियर है? आगे मैंने कहा सर एक काम ये करें, इन दोनों का डिफरेंस में आपको पता लग जाएगा कि सब्सिडरी ने कितना कमाया। कितना कमाया? 296625। तो ये 296625। सर ये मैं सोच रहा हूं सारे पैसे ना अपने गुल्लक में फेंक देता हूं। क्यों? तो ऐसे तो अच्छा एक बात सुने ना, मतलब ये समझाने के लिए ऐसे ही ताकि दिमाग में फिक्स हो जाए ये कहानी। सर अगर मैं 100% ले तो क्या मसला है? अच्छा तो अगर तुम अपने पास 75% लेके आओगे तो फिर मेरी इक्विटी 25% से आउट हो जाएगी, फिर टैली हो जाएगी। यानी आपने जो भी अकाउंटिंग करनी है, करनी तो 100% है, अपना हिस्सा अपने पास, उसका हिस्सा, तो कोई नाइंसाफी नहीं है। क्लियर है? आगे सर हमने ये कहा कि सर अब आप इसके कितने हिस्से बनाएंगे? 2 हिस्से, एक बनाएंगे 75% और दूसरा 25%। कितना आ गया? 75% बताओ। 222469, 222469, और ये 174156। अच्छा जी ये आ गया भाई, कितने हिस्से बन गए? अच्छा आप सुनो यार, एक एक लॉजिक सुनो इधर प्लीज, सारे बच्चों फोकस के साथ। तुम IS1 याद करो, नॉर्मल IS1। सही जी, नॉर्मल IS1 सुनो। नॉर्मल IS1 में, अरे भाई बंद हो जा इधर। नॉर्मल IS1 में प्लीज सुनिएगा, नॉर्मल IS1 में याद करो, हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं, सही है जी, फाइनल अकाउंट्स जिसको तुम कहते हो, फाइनल अकाउंट्स में जब भी बैलेंस शीट बनाता हूं तो ओपनिंग, रिटेन, अर्निंग में प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करता हूं। याद आ रहा है? क्योंकि उसमें लॉजिक ये होती है कि जितना भी कमाया वो मैंने अपने रिटेन अर्निंग में पार्क करना होता है। पर मैं आपको आज यहाँ पे हल्फिया बता देता हूँ, कंसोलिडेटेड बुक्स में आज के बाद रिटेन अर्निंग तो होंगी, पर वो 2 होंगी, एक आपकी अपनी और एक एनसीआई की। कमा तो अभी भी रहे हो ना, पर उसके कितने हिस्से बनेंगे? और खुद सोचो, अगर मैं 100% प्रॉफिट जब तक पार्क नहीं करूंगा तब तक मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। तो अगर 75% तुम खुद लेके जा रहे हो तो बाकी किसका है? एनसीआई का, तो उसका हिस्सा उसको दे दो, बैलेंस शीट क्या रहेगी? टैली रहेगी। चलिए जी सर, तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट शेयर उसको दे दिया, सही जी, वो कितना आ रहा था? 74156। इसका टोटल कितना आ गया? 404156। अच्छा आपने कहा कि सर ये बना लेंगे आप कौन से रिजर्व? ग्रुप रिजर्व। आपने कहा कि सर आपके पेरेंट एंटिटी के अपने पैसे 1.2 मिलियन, इसमें आ गया आपका पोस्ट एक्विजिशन 222469। हाँ जी, कितना आ गया ये? कितना? 1422469। अच्छा जी, क्या आपके पास सारा हिसाब किताब हो गया? ऐसा ही है। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास बैलेंस शीट में जाके देखूं तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लीज इन दोनों को ऐड करो मेरे साथ, इन दोनों को, पीपी को, दोनों को ऐड करो। सही है। अब इसके अंदर आप 150 ये और ये तीनों ऐड करो। टू 7779125। तो ये आ गया आपका पीपी, गुडविल,
अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, जो गुडविल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या समझो मेरी बात, ये सिर्फ किसका शेयर है? पेरेंट एंटिटी का। तो एनसीआई के जो शेयर्स हैं उसकी गुडविल नहीं होगी भाई? होगी। पर क्या उसने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट की है? मैंने इन्वेस्टमेंट की है। वो तो पहले से शेयर होल्डर था, मुझे खाली उसका हिस्सा दिखाना है, बाकी मुझे पंचायत नहीं करनी है। अच्छा भाई, तो गुडविल हमारी कितनी थी? 360। अच्छा जी, इसके बाद मुझे एक बात बताओ सर, हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रही है कितने की? 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आ गई सर, 4 लाख रुपए की, ऐसा ही है? अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट मेरी अपनी वाली है, वो सब्सिडी वाली है? अपनी वाली क्यों नहीं दिखा रहा? वरना ऐसा लगेगा कि अपने आप में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये इन्वेस्टमेंट की हुई है ग्रुप के बाहर। यानी तुम एक इसको इदारा मानते हो ना, तो एक इदारा अपने आप में तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, पर क्या एक इदारा बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकता है? ये बाहर वाली है इधर। अब सर रिसीवेबल कितने भाई? रिसीवेबल अदर एसेट्स 53,550। पक्की बात है ये? 53550। ओके जी, इसका टोटल कितना आ गया? 3660175। सर ये आ गया आपका टोटल ऑफ एसेट्स। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, शेयर कैपिटल पेरेंट एंटिटी का कितना? 750। अच्छा, ग्रुप रिजर्व कितने? ये आ गया भाई आपका 1422। अच्छा जरा एक बात पे गाइड करोगे प्लीज, सबने फोकस करना है एक चीज सीखने के लिए। क्या ये मानते हो 1422,469 में सिर्फ 75% शामिल है? सर बैलेंस शीट आउट है, एनसीआई को दिखाते हैं उसका हिस्सा। चलिए जी, तो एनसीआई बैलेंस शीट एजेड की बनती है फॉर द ईयर की, एजेड की। तो मैं तुमसे ये पूछूं कि एनसीआई के 330 दिखाऊं या उसकी कमाई के बाद ये वाले 404156? सर हमने कहा ये आ गया 404156। अच्छा अब आपने ये चेक करना है कि अकाउंटिंग सही की है या नहीं की है, तो प्लीज कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें जल्दी से। रिपोर्टिंग डेट पे इस कंपनी के नेट एसेट्स कितने हैं? 1616625। अगर ये कंपनी यहीं पे डिसॉल्व हो जाए तो इसका कितना परसेंट एनसीए लेके जाएगी? 25%। तो 1616625 का 25% है, 404156 ही बनता है। यानी सर देखें हमने टेक्निकली किया भाई। अच्छा नेट एसेट्स का मतलब क्या? एसेट्स एंड, वापस से नेट एसेट्स का मतलब क्या? एसेट्स एंड। भाई मैं कह रहा हूं, क्या तुमने ऊपर कसम खा के बताओ, ऊपर जो तुमने कंसोलिडेट किया है, क्या सब्सिडरी के 100% एसेट्स लेके आए हो? ऐसा है भाई, 100% एसेट्स जब मैंने क्लब किए हैं तो उस 100% एसेट्स में से इसका हिस्सा कितना है? 25%। तो क्या वही एग्जैक्ट 25% यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है? सर ये रहा, कोई नाइंसाफी? उसका हिस्सा उसके पास, हमारा हिस्सा। कंसोलिडेशन कितने परसेंट? 100%। बात क्लियर है? चलें जी, हमने कहा सर एनसीआई भी आ गया, तो सर आपने जब ये कहा कि नेट एसेट्स का मतलब है एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो अभी भी एक चीज कंसोलिडेट करना बाकी है, वो क्या है? लायबिलिटीज। कितनी है? तो करंट लायबिलिटीज है पहले 180 की, तो यहाँ लिख देते हैं भाई, हमारी आ गई सर ये करंट लायबिलिटीज, और इसके बाद आ गई 903550। क्या ये मैच है? 36601। देखो यार वही कॉन्सेप्ट है कि कंसोलिडेशन पहले भी 100% की थी, अब भी 100% की थी, सिर्फ फर्क कितना आ जाएगा कि जितना हिस्सा एनसीआई का बनता है उसको रिपोर्ट कर देना। अच्छा अब देखो, क्या ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ये दिखा रही है कि मैं दो इदारों का मालिक हूं, एक अपना, एक सब्सिडरी का? उस दोनों इदारों को कंट्रोल भी भाई, साथ साथ उन दोनों इदारों को कंट्रोल भी मैं ही करता हूं। दोनों इदारों को कंट्रोल ऐसे पता लग रहा है कि मैंने कंसोलिडेशन कितने परसेंट की है,
पर उस दूसरे इदारे को मैं 100% ओन नहीं करता, ये कैसे पता लग रहा है? एनसीआई से। और क्या एनसीआई बिल्कुल सही कैलकुलेट हुआ, ये कैसे पता लग रहा है? जो रिपोर्टिंग डेट का नेट एसेट्स है वो एसेट्स और लायबिलिटीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, और एसेट्स और लायबिलिटीज का जो भी नेट हिस्सा बचता है 25%, क्या वो इक्वल टू उसके आ रहा है? क्लियर है? दिस इज व्हाट वी कॉल कंसोलिडेशन एनसीआई के साथ। कोई मसला? चलिए सिंपल एक बात याद रखिएगा, जब भी एनसीए आएगा तो नेट एसेट्स की कैलकुलेशन में कोई चेंज आएगा क्या? हाँ या नहीं? नहीं। एक्विजिशन पे भी सेम, रिपोर्टिंग में सेम। तो फिर जब गुडविल निकालोगे तो क्या फर्क आएगा? सिर्फ अपना हिस्सा ले आओगे। अच्छा जी, तो फिर डे 1 पे एक और चीज करनी पड़ेगी, एक और हेड खोलना होगा। किसका? कितना परसेंट? जो भी आएगा 25%, 35%, व्हाटसोएवर द केसेस। अच्छा, फिर जो कमाओगे वो भी कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में, दोनों में बांट देना। पर कंसोलिडेशन कितने परसेंट करोगे? यानी सिर्फ एक बात याद रखनी है, एसेट्स और लायबिलिटीज को 100% लाना है। आपके पैसे का बंटवारा सिर्फ कितने हिस्सों में होगा? 2 हिस्सों में। बात याद रहेगी? चलिए जी, ये मैं आपको पीडीएफ दे देता हूं। इसके बाद का एक सवाल है जो कि है सर आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका होमवर्क है जी, ये प्लीज आप करके भेजिएगा। सही है जी, मिलते हैं अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।